90% जो ट्रेड है वो अभी भी शिपिंग से ही ट्रांसपोर्ट होता है। और अभी हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने ब्लॉक कर दिया पूरा। तो इन चीज़ों का, चोक पॉइंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरी इकोनॉमी पे? ईरान भी जानता है कि अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो उनके ही नेबर उनके खिलाफ हो जाएंगे। अमेरिकन्स ने सहमति दे दी है कि हम रशियन ऑयल खरीद सकते हैं। वो स्टेटमेंट सही थी आपके हिसाब से? वो तो रिटन ऑर्डर है। अब ये थोड़ा पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल चीज़ है। ये सारी दुनिया सब कुछ घूम फिर के डॉलर में ही क्यों खरीदती है? अब ज़्यादातर ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है, तो डॉलर इज एक्सेप्टेबल। वर्ल्ड बैंक एसेंशियली इज अगेन कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन्स, राइट? कितनी सच्चाई है उसके अंदर? इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे अभी IMF ने दिया था लोन ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो लोन तो पहले से सैंक्शन था पाकिस्तान को, उसकी इंस्टॉलमेंट रिलीज करने की बात थी। और अगर वो लोन की कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो पाकिस्तान को इंस्टॉलमेंट रिलीज होनी थी। तो इंडिया अगर ये चाहे कि भाई नहीं पाकिस्तान को मत दो, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारे से लड़ रहा है, तो दैट्स नॉट द रीजन। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैम से किसी ने सवाल पूछा कि रुपी वीक हो रहा है इतना क्या है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रुपी वीक नहीं हो रहा, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। रियलिटी क्या होती है इस चीज़ की? आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहें। एंड जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने अच्छे गेस्ट को हम आप तक लेके आ पाएंगे। एंड सब्सक्राइब करना भाई एकदम फ्री है और सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड एन्जॉय द पॉडकास्ट। हम देख ही रहे हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है। राइट। वॉर्स इज हैपनिंग। इस ईरान पे अटैक हो गया, US ने कर दिया, इसराइल ने कर दिया। एंड उसकी वजह से ट्रेड के जो डायनेमिक्स है ना, वो सारे के सारे चेंज हो चुके हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छा कोई हमें ये बात समझा सकता है कि पहला ग्लोबल ट्रेड काम कैसे करता है। अगर हमें एक 20 साल के नितिन को समझाना हो कि ग्लोबल ट्रेड काम करता कैसे है रियलिटी में, सबको समझ में आ जाए ताकि। एंड वॉर जब होता है तो उस टाइम पे वो ग्लोबल ट्रेड किस तरीके से चेंज होता है, क्या क्या डायनेमिक्स होते हैं जो उससे पूरे बदल जाते हैं। और इंडिया के इस टाइम पे उस वॉर की वजह से इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट व्यू से अगर मैं देखूं तो क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इंडिया के पास हैं, वो अगर हम समझना चाहें। फोर्थ, व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर एवरी इंडियन। ये 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आपसे आज बात करना चाहूँगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं शुरू करूँगा वो इससे कि अगर आपको एक 20 साल के नितिन को आज समझाना हो कि यार ग्लोबल ट्रेड ऐसे काम करता है, क्या चीज़ कैसे मूव करती है, क्या मेजर है, हु कंट्रोल्स द मनी, तो आप कैसे शुरू करेंगे? ट्रेड को की हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये छोटी कम्युनिटीज़ से बढ़ के लोकल एरियाज़ में हुई, रीजन्स में हुआ, फिर देशों के बीच में ट्रेड शुरू हुआ। राइट। क्योंकि जो कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, वो कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है अगर आपके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से एक जगह के प्रोड्यूस को दूसरे जगह की कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन और लाने ले जाने का साधन हो जाए। राइट। तो आज से करीब 2,500-3,000 साल पहले से ट्रेडिंग इंटरनेशनली शुरू हुई। इंडिया से भी जाती थी, इजिप्ट में जाती थी, ग्रीक्स में जाती थी, मिडल ईस्ट में। इनफैक्ट उससे भी पहले हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उस समय जो इंडस वाला एरिया है जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई, उस एरिया से जो आज का मिडल ईस्ट है, ईरान की आपने बात की, उसके इराक से सुमेरिया कहते थे उस समय, सुमेर, ये जो बहरीन है, ओमान है, ये जो एरिया है, इनके साथ हम ट्रेड करने लगे 4,000-4,500 साल पहले भी। राइट। तो जैसे जैसे मीन्स, क्योंकि उस समय फिर वो जो डाउस और छोटी बोट्स हैं उनको ले जाके कुछ जगह लैंड रूट से बाद में शुरू हुआ, सिल्क रूट को आपने सुना होगा दूसरा। सो जैसे जैसे आपकी एबिलिटी बढ़ती है टू टेक योर गुड्स टू फार एंड फार एरियाज, देन नेशनल इंटरनेशनल पूरा ग्लोबल ट्रेड ओवर द ईयर्स बन गया। इनफैक्ट ट्रेड रीज़न होता है और रहा है कि आप एक पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन से दूसरे पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन में जाएं। जैसे मैंने अभी आपको हड़प्पन्स का और सुमेरियंस का तो बताया, बट और अगर रिसेंट टाइम्स में आई है तो जब शिपिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़ी और अच्छी बनने लगी, तो यूरोपियंस शिपिंग के जरिए ईस्ट इंडीज़ विच इज़ इंडिया और आज का इंडोनेशिया और ये जो इलाका है उसमें आए। किस लिए आए कि वे उनको स्पाइसेस चाहिए थे, उनको कॉटन चाहिए थी, उनको और जो प्रोडक्ट थे वो जो इस तरफ मिलते थे, मसाले वगैरह, वो चाहिए थे। राइट। और ट्रेड शुरू हुआ।
इनफैक्ट इतना ज़्यादा हुआ है पिछले 500 सालों में तो, कि जो ट्रेड के कारण से वॉर्स होते हैं, दीज आर ट्रेड वॉर्स, राइट। जब ब्रिटिश यहाँ से हिंदुस्तान से ओपियम चाइना में ले गए, और चाइना की चाय जो है वो यहाँ लाए और बाकी दूसरी जगह, तो ओपियम वॉर्स हुई। हिंदुस्तान के स्पाइसेस कॉटन बिजनेस के लिए यूरोपियंस के बीच में वॉर्स हुई, इंग्लैंड के फ्रांस के बीच में, डच के बीच में, स्पेनिश के साथ उधर वेस्टर्न साइड में वॉर्स हुई। तो जो मेरी समझ में ये है कि ट्रेड उस समय होता है जब एक के पास एक चीज़ का सरप्लस हो और दूसरे के पास दूसरे चीज़ का सरप्लस हो, और दोनों की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी के पास भी सारी चीज़ें ना हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे लोकल एरिया हो, चाहे देश हो, और तब एक दूसरे के साथ ट्रेड करके आप अपनी जो सरप्लस है वो आप बेच दीजिए, और जो आप के पास डेफिसिट है, जिस चीज़ की कमी है, उसको आप ले लीजिए। तो ट्रेड की शुरुआत इससे होती है। अभी अगर हम बात करें तो 90% जो ट्रेड है वो अभी भी शिपिंग से ही ट्रांसपोर्ट होता है फ़िलहाल, और अभी हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने ब्लॉक कर दिया पूरा। तो एक कंट्री जब एक ऐसा ट्रेड रूट, जो मेजर ट्रेड रूट, जैसे 20% ऑफ द इंडिया, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड जो ऑयल है वो उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास ऑन होता है, और उसी को ईरान ने ब्लॉक कर दिया, तो इन चीज़ों का, चोक पॉइंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरी इकोनॉमी पे? देखिए, बल्क जो चीज़ है, हाँ। चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे मशीन मेड प्रोडक्ट्स हों, ये ज़्यादातर शिपिंग के ज़रिए जाते हैं। और जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट हैं, आपके गोल्ड है या आपका सिल्वर है या आपकी और प्रेशस स्टोन्स हैं और चीज़ें हैं, वो आपके शिपिंग के ज़रिए, पोस्ट है, आपके लेटर्स हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सब आपके एयर से और इनके माध्यम से जाते हैं। और समय समय पे चीज़ इवॉल्व हो जाती थी। पहले ऊँट के ज़रिए बहुत सारा ट्रेड होता था, ट्रेड रूट से पूरा सिल्क रूट ऊँट पे चलता था। जो भी साधन उपलब्ध हो ट्रांसपोर्टेशन के, आज के दिन ये सही है कि जो बल्क कमोडिटीज़ हैं वो ज़्यादातर आपके शिपिंग के ज़रिए होती हैं, और जो वैल्यूबल्स हैं वो आपके एयर के माध्यम से ट्रेड होता है। और ट्रेड के लिए कोई भी चोक पॉइंट या हो, वो उस बात पे निर्भर करता है कि क्या चीज़ क्रिटिकल है वर्ल्ड ट्रेड के लिए। तो जो ये हॉर्मोन्स वाला पॉइंट है, जहाँ पे ईरान पुलिसमैन का काम कर रहा है, एक तरह से रोक रहा है, अब वो जो एरिया है वो ऑयल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और ऑयल से अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी चलती है काफ़ी कुछ, और तकरीबन 20-25-30% ग्लोबल जो ऑयल है वो इस एरिया से, सऊदी अरेबिया से, अबू धाबी से, ईरान से, इस एरिया से निकल के बाकी दुनिया को जाता है। सो अगर, और ऑयल ऐसी कमोडिटी है जिसमें अगर 2-4% भी वेरिएशन आ जाए सप्लाईज़ में तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, और अगर 15-20% सप्लाईज़ में डिफरेंस आने की स्थिति बने तो काफ़ी हाहाकार सा मच जाता है। सो मेरे ख्याल से अमेरिका ने भी कहा है, उनको भी ऑयल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड चीज़ लगती है। वो पता नहीं ईरान में उनका इंटरेस्ट है या इस एरिया के ऑयल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे लगता है ऑयल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको ईरान से क्या लेना, राइट। सो इज़राइल को ईरान से खतरा हो सकता है एग्जिस्टेंशियल, बट अमेरिका को तो कोई ईरान से खतरा नहीं है। वो ऑयल को कंट्रोल जैसे वेनेजुएला में किया। तो अब ये अब इसमें जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उससे भारत का भी ऑयल आता है, चाइना का भी ऑयल आता है। तो अभी जो स्थिति इमर्ज हो रही है, जो मुझे समझ आता है, वो ये है कि ईरान भी जानता है कि ये अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो उनके ही नेबर उनके खिलाफ हो जाएंगे, राइट। तो कल उन्होंने एक तरह का समझौता भी किया है कि भाई हम जो हमारे नेबर्स हैं उनको नहीं अटैक करेंगे, उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ को नहीं अटैक करेंगे। चाइना के साथ भी शायद उन्होंने ये समझौता किया हुआ है कि उनके शिप्स को तो ऑयल ले जाने देंगे। सो मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से या इवन सब्सटेंशली ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ब्लॉक हुई है। हिंदुस्तानी भी निकल रहे होंगे, अभी उतना हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है,
या वहाँ पे कुछ अटके हुए होंगे, बट वो भी एक प्रेशर पॉइंट है कि भाई आप बिल्कुल ही अलाउ कर दोगे तो फिर जो अब ईरान ने कोशिश की सऊदी अरेबिया की रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ पे कुछ अटैक किया, यूएई की दूसरी डेटा फैसिलिटीज़ पर अटैक किया। AWS सर्वर, हाँ। उसके पीछे लॉजिक ये था कि इनको इस चीज़ पे अटैक करिए तो ये लोग क्राई करेंगे, यूएस के खिलाफ होंगे, यूएस को उतना सपोर्ट नहीं देंगे, इज़राइल को सपोर्ट नहीं देंगे, तो वो स्ट्रेटजी भी अपनाई। इसी तरह से ये स्ट्रेटजी भी, बट मुझे नहीं लगता कि ईरान इस में बहुत इंटरेस्टेड है कि इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसके खिलाफ उसके नेबर ही हो जाएंगे। इट्स अ प्रेशर टैक्टिक टू सी कि ये जो अमेरिका है, इज़राइल है, इसको वहाँ से सपोर्ट मिलना बनता है। मैं कहीं पढ़ रहा था सर, इंडिया में 74 डेज़ का ऑयल रिजर्व है। आप मुझे करेक्ट भी करना कि मैंने सही पढ़ा है नहीं पढ़ा है। एंड मान लेते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज कंटिन्यू रहता है, ये चोक पॉइंट्स ब्लॉक्ड रहता है, तो क्या होगा 75 डे पे? क्या हमारे रिजर्व पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं? अगर होते हैं, आम इंसान पे इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट आता है? अगर आपको इस गल्फ़ की इम्पोर्टेंस के बारे में और ऑयल के बारे में, तो आप थोड़ा पीछे जाइए। जब भी 2-3 ऐसे मौके आए हैं, 89 में जब AVP सिंह थे उस समय भी प्रॉब्लम हुई थी, 79 में भी प्रॉब्लम हुई थी। हम लोग तो यंग लोग थे उस टाइम, तो पेट्रोल पंप्स की लाइन में लगना, ये करना, केरोसिन हैड बिकम अ बिग प्रॉब्लम। सो बट वो स्थिति आज के दिन कतई नहीं है। अच्छा। एक तो 50 दिन का होगा, 75 दिन का होगा, आई डोंट थिंक हमारे पास इतना है, क्योंकि ये रखने का तरीका सिर्फ ये रहता है कि भाई आप स्ट्रेटजिक रिजर्व्स बना के उसमें रख दीजिए और जब ज़रूरत पड़े तो निकाल दीजिए, राइट। तो हमने इतने दिन का स्ट्रेटजिक रिजर्व अभी बना लिया है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा। इट्स मच स्मॉलर, क्योंकि इट कॉस्ट, क्योंकि आप केवल पेट्रोल जो क्रूड है उसको ला के आप रख दे रहे हैं, नॉट यूज़ के पैसे आपने उसकी पेमेंट कर दी है, दैट्स अ संकन इन्वेस्टमेंट, राइट। दूसरा, बट ये कि चलिए मान लीजिए 50 दिन का भी है या 40 दिन का भी है, बट आज भी जो हमारी सप्लाईज़ हैं वो अभी उतनी अफेक्ट नहीं हुई। हम रफली अगर करीब 5 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का। ग्लोबल ट्रेड करीब 100 मिलियन बैरल पर डे होता है, उसमें करीब 4-5% हमारा है, दैट शोज चाइना का और भी ज़्यादा है। सो उसमें से काफ़ी कुछ ऑयल अभी भी आ रहा है अभी, और दुनिया का 80-85% ऑयल तो गल्फ़ के बाहर से भी आता है, मैंने और ज़रूरत पड़े तो। सो अभी आपने और पढ़ा होगा कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में से जब ये सवाल पूछा गया कि भाई दुनिया में जो स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं तो उसमें से अब तेल निकालना शुरू कर देना चाहिए क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। तो ना तो दुनिया में तेल की इतनी शॉर्टेज है, ना इंडिया के लिए तेल की इतनी शॉर्टेज है। थोड़ी सी आपने वो भी सुना कि भाई अमेरिकन्स ने सहमति दे दी है कि हम रशियन ऑयल खरीद सकते हैं, राइट। सो वो स्टेटमेंट सही थी आपके हिसाब से? वो तो रिटन ऑर्डर है, स्टेटमेंट क्या वहाँ से लिखित में आदेश ऐसे बोलना कि हमने परमिशन दे दी है, अब ये थोड़ा पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बट इट्स अ फैक्ट कि हमने ये समझौता किया अमेरिका के साथ कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे और रिड्यूस कर देंगे, ये सत्य है। उसी के बाद वो ट्रेड डील जो हुई थी वो उस समय उन्होंने 25% जो लगाते थे वो हटाया था। अब उसकी क्या क्या शर्तें थी, वो शर्तें पब्लिक में उस समय तक नहीं आई थी, बट ये जो ऑर्डर निकला है अमेरिका से, ये क्लियरली बताता है कि हमने समझौता कर लिया था कि भाई हम रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे बिना आपसे आपकी सहमति लिए हुए। तो अब जो अभी ऑर्डर निकला 2 दिन पहले, उसमें लिखा है कि भाई आप ये रशियन ऑयल ख़रीद सकते हैं। ये भी लिखा है कि कौन सा रशियन ऑयल ख़रीद सकते हैं, आप नया वहाँ से नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। जो 5 तारीख के बाद हाई सीज़ पे रशियन ऑयल है, अच्छा, वो ही केवल आप खरीद सकते हैं। अच्छा, इतना स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ है, इतना स्पेसिफिकली डिटेल ऑर्डर है। उसमें 10 सैंक्शंस जो निकली हुई हैं उसका, और भी कंट्रीज हैं, कुल मिला के 8-9 कंट्रीज के लिए है जिनको सैंक्शन दिया, जिनको परमिशन दी है, वेवर दिया है, एज दे कॉल इट। और बट स्थिति जो शुरू में आप कह रहे थे कि भाई गल्फ ऑफ हॉर्मोज के कारण से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो है, थोड़ा रिडक्शन तो हुआ है सप्लाईज में, दाम भी बढ़े हैं, तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो रही है कि आप कह रहे हैं आप रशिया से ख़रीद लीजिए, लेकिन रशियन जो ऑयल है वो आज के दिन $5 महंगा मिल रहा है, क्योंकि रशिया ने बोला पहले तो तुम चले गए थे। नहीं, ना भी बोले, उसकी डिमांड है।
उसकी उसके लेने वाले बहुत हैं। करेक्ट। और अगर गल्फ से ऑयल नहीं आ रहा है, कम हो रहा है, तो वो ऑयल ले लो महंगे महंगे पे, महंगा भी मिल रहा है तो मिल रहा है, तो आपको क्यों सस्ता देगा? हाँ राइट। सो ये रियल लाइफ सिचुएशन है, बट इसमें ना तो कोई पैनिक की स्थिति नज़र आती है कि हम 50 दिन में हमारे 75 दिन के ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। आई डोंट थिंक ऐसी अभी कोई अगर स्थिति। हम एज्यूम कर लें कि खत्म होगा, सॉरी मैं आपसे मुझे पूछ रहा हूँ। मुझे हाँ। लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम गैस में है, अच्छा। ऑयल में नहीं है। हाँ। क्योंकि गैस हमारी जो है 50% गैस हम बाहर से आते हैं, और गैस को आप परचेज इधर उधर से नहीं कर सकते। बहुत सारी जो गैस जो प्रोड्यूस होती है, हमारा कतार के साथ एग्रीमेंट है, उनके साथ एग्रीमेंट है, तो आपने देखा कि गैस के दाम बढ़ाना शुरू कर दिए हिंदुस्तान में। राइट। कई जगह इंडस्ट्रीज़ को गैस की सप्लाई कम कर दी है। राइट। ये जो टाइल्स वगैरह बनाते हैं गुजरात में, उनको उनका काम कम कर दिया है, दूसरों को भी कम कर रहे हैं। सो और पेट्रोल में अभी तक, पेट्रोल और डीजल में कोई इस किस्म का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। राइट। तो गैस पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेट्रोल पे तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम। आप जो बोल रहे हैं ना एकदम सही है, क्योंकि 85% जो हमारी एलपीजी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, उस रूट से ही आती है। करेक्ट, बिकॉज तो उस अगर पर वो ज़्यादा ब्लॉक्ड है तो ऑब्वियसली। और उसके ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, दूसरी ऑयल जगह के तो हैं बट ऑयल इसके के नहीं तो है। ऑल्टरनेटिव ज़्यादा हैं। हाँ। राइट। ऑयल में मिडल ईस्ट का इतना ज़्यादा शेयर नहीं है, और ऑयल इज़ मोर ट्रेडेबल कमोडिटी। राइट। गैस इज पूरी की पूरी तरह से बुक्ड है, नो सरप्लस, इट्स नॉट ट्रेडेड, इट्स लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टेड मोस्टली। राइट। इस रशियन ऑयल के शिप्स घूम रहे हैं दुनिया में, लेकिन गैस के शिप्स नहीं घूम रहे हैं। तो इंडियन किचन का डेंजर में है। आई डोंट थिंक अभी, और मुझे नहीं लगता कि ये वॉर इतनी लंबी चलेगी। मेरे ख्याल से जल्दी ही अमेरिकन इम्प्लोजन, अमेरिकन प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। आई थिंक दे विल कॉल इट ऑफ। बट दे विल नॉट कॉल इट ऑफ बाय सेइंग कि वी लॉस्ट इट, दे वुड वांट टू डिक्लेयर इट अ वो विक्ट्री। तो देखिए, पॉलिटिशियन के पास एक बड़ा तरीका होता है कि अगर आप हार भी रहे हो तो आप कह दीजिए हम जीत रहे हैं एंड डिक्लेयर कर दीजिए। हाँ। आपको कौन रोकता है? हाँ। आपकी पिटाई हो रही है, आप हार रहे हैं, हाँ। आपके ऑब्जेक्टिव नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, फिर भी आप कह दीजिए, कहने में क्या जाता है? करेक्ट। राइट। मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था सर इसमें, कि $1 अगर इंक्रीज होता है ना ऑयल का प्राइस, जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी पे $1.5 बिलियन खर्चा एक्स्ट्रा पड़ता है इंडिया को। और अगर अभी ये ब्लॉक रहता है, और जैसे रशिया का अगर हम बोल रहे हैं $5 एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, वो डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि अगर सप्लाई रुक गई है तो डिमांड बढ़ गई है, लेने वाले बहुत हैं, तो हमें जो गैस, जो पहले ऑयल सस्ता मिलता था वो ज़्यादा मिल रहा है, अभी उसकी वजह से हमारे को $1.5 बिलियन एक्स्ट्रा पड़ रहा है $1 इंक्रीज से। ये जो खर्चा होता है, ये गवर्नमेंट से आता है या कॉमन आदमी की जेब से निकलता है? सी, जो भी ऑयल की प्राइस है, इंटरनेशनल प्राइस, वो डॉलर्स में होती है, और डॉलर्स में हम पेमेंट करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी कस्टमर को तो रुपए में। हाँ। चाहे बिजनेस में हो चाहे। तो दो एलिमेंट होते हैं जिसका फ़र्क पड़ता है कि आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो डॉलर प्राइस बढ़ रही है, घट रही है उसका, और दूसरा रुपी एक्सचेंज रेट डॉलर के मुकाबले बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है। इन दोनों चीज़ों का मिल के इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेसेस में और कंज्यूमर्स में। सरकार ना तो तेल बेचती है, एक्सेप्ट कि सरकारी कंपनियां हैं, उसका मैं एंगल आपको बता देता हूँ वो, और ना ही सरकार, तो सरकार का मेनली इन्वॉल्वमेंट रहता है अबाउट टैक्स, क्या उस पर आप टैक्स कितना लगा रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। बाकी सारा इम्पैक्ट जो है वो आता है आपकी ऑयल कंपनीज पे या कंज्यूमर्स पे। सो 3 पार्टनर हैं, यूँ समझिए कि ऑयल की प्राइसेस के बारे में, एक तो सरकार, एक कंपनीज एंड कंज्यूमर्स, बिजनेसेस इंक्लूड करते हुए। तो इन पे उसका प्रभाव पड़ता है। सरकार अपने कहा $1.5 बिलियन, अगर $1 पे फ़र्क दाम बढ़ता है तो इतने का फ़र्क पड़ जाता है। रफली वही केस आता है, दोनों चीज़ों को शामिल करते हुए, एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट और डॉलर प्राइस का इम्पैक्ट में ये करीब ये फ़र्क पड़ जाता है। पिछले 8-10 सालों से एक्चुअली तेल के दाम बड़े बिनाइन रहे हैं, बहुत कम रहे हैं। अभी भी ये क्राइसिस शुरू हुई उससे पहले करीब $60-65 में एक बैरल ऑयल मिल रहा था। अब कल के दाम में ये बढ़ के $90 हो गया है। तो $1 नहीं, $25-30 का फ़र्क पड़ गया। राइट। और रुपया भी डिप्रिशिएट पिछले कुछ समय से काफ़ी हो गया, अब हम 92 के आसपास चल रहे हैं आज के दिन। राइट। 6 महीने पहले हम 85-86 के आसपास थे। 6-7% डिप्रिसिएशन पिछले 6-7 महीने में हो गया है।
तो दोनों का इम्पैक्ट जो पड़ता है, अब वो आप साल भर में लगा लीजिए कि भाई आपके ऊपर $40 बिलियन का फ़र्क पड़ रहा है या $45 बिलियन का फ़र्क पड़ रहा है, उसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, 3.5 लाख करोड़ है या जितना भी है। अब वो शेयर होगा इन तीनों के द्वारा। सरकार अगर उसमें से कुछ हिस्सा लेना चाहेगी तो एक्साइज ड्यूटी घटा देगी कि भाई हम एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं। काफ़ी सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है अभी भी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से तकरीबन 3-3.5 लाख करोड़ की रेवेन्यू सरकार को, भारत सरकार को ही आती है। उतनी रेवेन्यू करीब करीब स्टेट्स को भी आती है। तो 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू पेट्रोल से और डीजल से सरकारों को मिलता है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसमें से थोड़ा सा टैक्स कम कर दीजिए ताकि अभी जो बढ़ी हुई दाम है उसका आप पे, देश पे, लोगों पे उतना इम्पैक्ट ना पड़े। राइट। दूसरा आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो ऑयल कंपनीज़ हैं और जो आपके ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ONGC है, ऑयल है, HPCL है वगैरह वगैरह, ये एब्जॉर्ब कर लें उसका पार्ट। वो कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि उनके दाम का तो फॉर्मूला है कि उसको आप किस प्राइस पे ख़रीदेंगे। तो उनको ख़रीदने पे तो आप नियंत्रण, दाम बढ़ गए तो उनको ख़रीदना तो महंगा पड़ेगा, लेकिन वो किस दाम पे आप अपना पेट्रोल और डीजल बेचेंगे ये आप, क्योंकि आपकी कंपनी है, आप तय कर सकते हैं भाई मत बढ़ाइए। राइट। जैसे पिछले 1-1.5 साल से ऑयल कंपनीज ने प्राइस नहीं बढ़ाई और ना घटाई। जब दाम घट गए थे बैरल के, तब आपने घटाई भी नहीं थी प्राइसेस, और अब दाम बढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि नहीं आप मत करिए, मत बढ़ाइए। लेकिन आप कह सकते भी हैं कि भाई आप बढ़ा भी दीजिए, जैसे आपने गैस का बढ़ाया। राइट। सो ये डिपेंड करता है कि भारत सरकार क्या पॉलिसी अपनाएगी कि कुछ पास ऑन किया जाए, या ये मानते हुए कि भाई ये टेम्पररी है, थोड़े समय में ख़त्म हो जाएगा, वापस ऑयल प्राइसेस नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगी, तो थोड़ा समय बेयर कर लीजिए क्योंकि पिछले कुछ समय। और अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई ये पास ऑन करना पड़ेगा इनको, ना तो हम इतने टैक्स कम कर सकते हैं और ना ही हम ऑयल कंपनीज पे इतना दबाव फाइनेंशियल उनकी नुकसान कर सकते हैं, तो फिर आप पास ऑन करेंगे। आज के दिन मुझे अभी नहीं लगता कि सरकार पास ऑन करेगी ऑयल के प्राइसेस को। मेरे ख्याल से सरकार का व्यू भी यही होगा कि ये टेम्पररी है, 8-10 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ऑयल प्राइसेस नॉर्मल आ जाएंगे, तो देखा जाए, अभी कुछ नहीं, वेट एंड वॉच है अभी। सो मुझे तो लगता है कि कंज्यूमर्स और बिजनेसेस पे अभी ऑयल प्राइसेस का असर नहीं होना चाहिए। मैं ना, एक बीच में आपने बोली कि इंडिया जब बाय करता है तो डॉलर्स में करता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी कंट्रीज़ डॉलर में ही ट्रेड करती हैं। मैं जब ग्लोबल ट्रेड की बात कर रहा हूँ ना, मैं उस पॉइंट पे आपको लेके जाऊँगा। मुझे वापस से बोलूँगा कि अगर 20 साल के नितिन को समझाना हो आपको कि सारी दुनिया सब कुछ घूम फिर के डॉलर में ही क्यों खरीदती है, ऐसी क्या डिपेंडेंसी हो रखी है कि सब कुछ हमें डॉलर में करना होता है। वाई नॉट रुपीज़, वाई नॉट चाइनीज़ करेंसी, हम बाकियों में क्यों नहीं करते? सी ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, वैसे लगता है लोगों को मुश्किल है। आप जब भी कोई ट्रेड करता है या कोई अपनी सेवा देता है, उसके बदले में सैलरी लेता है, पेमेंट लेता है या कुछ भी करता है, तो दोनों साइड को जो करेंसी मंजूर हो उसी में आप करेंगे। हाँ। अगर आपको आज आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं और वो आपसे कहता है कि मैं आपको बांग्लादेश की करेंसी में दे दूँ या मैं आपको ईरानियन रियाल में दे दूँ, तो आप ले लेंगे। राइट। इसी तरह से जो आपको बेच रहा है उसको आप कहेंगे रुपया ले लो, तो वही क्यों ले लूँ। राइट। सो ट्रेड उसमें उसी करेंसी में होता है जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। तो डोमेस्टिक मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा ट्रेड और सारा ट्रांजैक्शंस लोकल करेंसी में होता है, आपका रुपए में होता है, कोई मना नहीं करता। राइट। बट जब दूसरी पार्टी इन्वॉल्व हिंदुस्तानी नहीं है, राइट, तो उसको जो करेंसी एक्सेप्टेबल होगी उसी में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रीज़न बनता है कि दुनिया के सारे देश जब एक दूसरे से ट्रेड करते हैं तो वो किस ट्रेड में करेंसी में ट्रेड करें। ज़्यादातर लोकल करेंसीज जो हैं वो केवल लोकल मार्केट में ही अप्रोप्रिएट हैं। इंटरनेशनल मार्केट में दूसरी पार्टी अगर वो इन्वॉल्व हो, तो शायद आप वेनेजुएलन ले लीजिए या अर्जेंटीनियन ले लीजिए या बांग्लादेशी ले लीजिए या थाई ले लीजिए, अगर वो कोई बेच खरीद करेंगे और कहेंगे भाई हमारी वाली करेंसी में आप ले लीजिए, तो आप नहीं लेंगे और आप नहीं करेंगे वो ट्रांजेक्शन। इसी तरह से दुनिया के बाकी देश अगर रुपए में आप कहें कर लीजिए तो वो नहीं करेंगे आपसे, वो केवल वही करेंसी। और इसका एक फिर अपने आप इफ़ेक्ट और बनता ये चला जाता है कि जब
आप एक जगह में ट्रेड डॉलर में करते, इंटरनेशनल करेंसी जो एक्सेप्टेबल है, और ज़्यादातर लोगों को इंटरनेशनल करेंसी आज के दिन जो एक्सेप्टेबल है आउटसाइड देयर जोन्स ऑफ कंफर्ट, जैसे अब यूरोपियंस हैं तो अब नेशन कोई भी हो, करेंसी यूरो है तो यूरो में डील करते हैं। चाइनीज़ सारे आपस में चाइनीज़ करते हैं, चाइनीज़ रशियंस जो हैं वो युआन में करने लग गए, राइट। जैपनीज़ जोन जो है वो जैपनीज़ के साथ करेंसी करने में उनको दिक्कत नहीं आती। सो फिर डोमेस्टिक कंट्री, फिर या रीजनल करेंसी, तो उसमें बट डोमेस्टिक से बाहर और रीजन से बाहर, तो आज के दिन पिछले कुछ समय से, पिछले करीब 80 साल से 1945 के बाद स्पेशली, उससे पहले ये ज़्यादातर ट्रेड पाउंड में होता था, पाउंड स्टर्लिंग में। अब ज़्यादातर ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है। तो डॉलर इज़ एक्सेप्टेबल, और ये कन्वीनियंट हर किसी को और भी रूप में हो जाती है कि भाई मैं जब बेचूं तो मुझे डॉलर मिले, क्योंकि मैं जब खरीदना चाहता हूं तो मैं डॉलर में पेमेंट कर दूंगा, उस सबको दूसरों को भी डॉलर एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो जो एक वाइडली एक्सेप्टेबल करेंसी है वो सबको एक्सेप्टेबल हो जाती है, और वही करेंसी ऑफ ट्रेड दुनिया के लिए बन जाती है। बट डॉलर पे ही क्यों? डॉलर में ऐसा क्या डोमिनेंस बना कि सब लोगों ने धीरे धीरे डॉलर को अपना एक वाइडली करेंसी, एक्सेप्टेड करेंसी मानने लग गए? और क्या ये ब्रेक हो सकता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक और इवन बिगनिंग ऑफ सेकंड तक दुनिया की डोमिनेंट करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, राइट। डॉलर नहीं थी। डॉलर पे ट्रेड नहीं होता था। अमेरिकन वाज मोर इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, सो अमेरिका में डॉलर होता था। इवन लैटिन अमेरिका के साथ डॉलर में ट्रेड नहीं होता था उतना, राइट। बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन चेंज हुई, अमेरिका बिकेम द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, एंड इन द मीन टाइम फॉर अबाउट 100 years बिफोर, अमेरिकन इंडस्ट्री बहुत विकसित हो गई, ऑटोमोबाइल्स में, कॉटन में, टेक्सटाइल्स में, और बहुत सारी इंडस्ट्री में। सो अमेरिकन इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रेंथन होने लगी, और दुनिया अमेरिका के साथ ट्रेड भी करने लगी। और इस तरफ पाउंड स्टर्लिंग यूके जो है वो श्रिंक हो रहा था, डीकॉलोनाइजेशन ज़्यादातर हो जा रहा था, और उनकी टेक्सटाइल, उनकी जो इंडस्ट्री थी वो कमज़ोर होती चली जा रही थी। सो एज ए रिज़ल्ट, जब दुनिया को ट्रेड ज़्यादा अमेरिका के साथ करने लगा, और अमेरिका मिलिट्रली भी और अदरवाइज भी पावरफुल होने लगा, तो जब 1945 में ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये अरेंजमेंट हो रहा था कि भाई क्या किया जाए अब आगे, तो यूरोपियंस या बेसिकली ब्रिटिश गाइस, कीन्स उनकी टीम को लीड कर रहे थे नेगोशिएशंस में, तो उन्होंने एक प्रस्ताव किया कि भाई ये कोई ग्लोबल करेंसी बना लो, बिकॉज वो भी अनकंफर्टेबल थे कि भाई डॉलर अकेला क्यों डोमिनेंस बने। हालांकि उनसे कोई पूछता है कि भाई तुम्हारा स्टर्लिंग भी तो डोमिनेंट था पिछले 150 साल तक, तो आपको क्या तकलीफ है दूसरे। बट इनकम्बेंट जो है वो हमेशा तैयार नहीं होता टू सिचुएट लाइक ए डिफीट, राइट। सो उन्होंने एक करेंसी का सजेशन दिया कि बैंकॉर करके एक करेंसी के ग्लोबल करेंसी बना दीजिए उसको बट अमेरिकन्स वर इन नो पोजीशन टू एक्सेप्ट इट बिकॉज दे हैड द स्ट्रेंथ विद देम, so they said, and this was the arrangement which decided the fate of other currencies and made the dollar the reigning currency of the world. उसके पीछे अगर थोड़ा सा और अगर आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि अंडरलाइंग करेंसी जो चाहे पाउंड हो या स्टर्लिंग हो, उसके पीछे थी गोल्ड। उससे पहले तक गोल्ड वाइडली एक्सेप्टेबल था, पूरी दुनिया को गोल्ड मंजूर था। पाउंड स्टर्लिंग तो एक तरह से उसका रूप था, बिकॉज इट वाज बैक्ड बाय कि उसमें कितना गोल्ड है, राइट। तो अमेरिकन्स ने ये सजेस्ट किया और ये फोर्स किया एक तरह से कि भाई हम आपको गारंटी देते हैं कि $1 उस समय जो रेट तय की उन्होंने ये बताया कि $35 में 1 ounce ऑफ गोल्ड की हम रेट पक्की करते हैं। तो आपको कभी भी डॉलर बेचना हो तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आप $35 हमें दे दीजिए तो हम आपको 1 ounce ऑफ गोल्ड दे देंगे, राइट। सो एक तरह से गोल्ड बैक्ड स्टैंडर्ड डॉलर का बना दिया। और बाकी दुनिया ने जब ये देखा कि भाई ये गारंटी है कि डॉलर इज़ नॉट अ पेपर कि भाई ये अमेरिका जितनी भी चाहे प्रिंट कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उस समय वो पूरा गेम नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन ये गारंटी को विश्वसनीय मानते हुए कि भाई ये आप
के पास गारंटी है। तो लोगों ने कहा बड़ा आसान है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी करेंसी भी इस तरह से रेगुलेट करेंगे कि उसका जो अंडरलाइंग गोल्ड कन्वर्शन है वो आपके डॉलर के साथ गोल्ड कन्वर्शन के रूप में चला जाएगा। सो अंडरलाइंग गोल्ड विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ द करेंसी, और हम आपका से डॉलर लेके और डॉलर के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, डॉलर के साथ पेमेंट भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ले रहे हैं, और बैक्ड बाय दिस गारंटी कि भाई ज़रूरत होगी तब आप हमें। सो ये इस्टेब्लिश हो गया, शुरुआत हो गया। बट शुरुआत हो गया तो फिर ये डॉलर स्टार्टेड गोइंग आउट, सारी दुनिया में डॉलर फैल गया और डॉलर में ट्रेड होना लगा, डॉलर बिकेम द ग्लोबल करेंसी। सो मच सो दैट कि जब अमेरिकन्स ने दे स्टार्टेड बिल्डिंग लार्ज डेफिसिट्स कि भाई ठीक है, हमें क्या है, हमारे पास तो दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, हमको उन्हें डॉलर पकड़ाना है, तो उन्होंने डॉलर पकड़ा दिया और चीज़ें ले ली। सो दे बिकेम प्रॉस्परस। बाकी दुनिया वाज आल्सो हैप्पी कि भाई हमारे पास उतना ही गोल्ड बैक डॉलर है। सो बाय द एंड ऑफ 1960s और अर्ली 70s फ्रांस के पास और यूरोपियन कंट्रीज़ के पास बहुत डॉलर इकट्ठे हो गए। सो उन्होंने फ्रांस से पर्टिकुलरली कहा कि भाई यार इतना डॉलर इकट्ठा हो गया है, अब गोल्ड ले लेते हैं, राइट। तो वो अमेरिकन के पास गए कि भाई अब गोल्ड दे दीजिए हमें। देन अमेरिकन ने कहा कि भाई इतना गोल्ड चला जाएगा, करेंसी हमारे पास जो पेपर हमने छाप रखा है वो डॉलर नोट्स आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, हाँ, तो फिर ये तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। ये तो ऐसी। सो देन निक्सन ने 15 अगस्त 1971 को ये कहा कि गारंटी ख़त्म। अच्छा, अब कोई कन्वर्शन नहीं होगा 35 डॉलर से एक आउंस ऑफ गोल्ड का। इट्स फ्री फ्लोटिंग, नो गारंटी ऑफ गोल्ड कन्वर्शन। आपको डॉलर में ट्रेड करना हो करें, ना करना हो ना करें, और हम तो आज से हमारी करेंसी फ्लोट करते हैं। तो आप ज़रा इसका एहसास करिए कि कितनी इम्पोर्टेंट डिसीजन वो था कि 15 अगस्त 1971 को एक आउंस ऑफ गोल्ड का दाम $35 था, और आज कितना है? आज 5200-5300 डॉलर में एक आउंस गोल्ड मिलता है। सिर्फ इतने कम समय, 50 साल में, 50 साल 55 साल में ये आपका 35 से 5200 पे आ गया। 5200, सो करीब करीब 150 गुना डिप्रिसिएशन हो गया डॉलर का। लेकिन बाय दैट टाइम और कोई करेंसी थी नहीं और कोई इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी नहीं। चाइना वाइना तो उस समय बिल्कुल ही गर्त में थे। यूरोपियंस हैड जस्ट कम अप, और कोई दुनिया की कोई करेंसी नहीं थी। रशियन ब्लॉक जो था वो तो आपस में ही ट्रेड करने की स्थिति में नहीं था, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट माने दी डॉलर जो है वो डिफ़ॉल्ट करेंसी बन गया दुनिया की, और तब से अभी तक चल रहा है। डॉलर में अभी भी लोगों को फेथ है, आज भी इंडियंस को डॉलर में फेथ है, डॉलर में, बाकी दुनिया को भी डॉलर में फेथ है, राइट। सो मच सो गए आज भी आप किसी भी एवरेज इंडियन से पूछ लीजिए, ही इज़ हैप्पी होल्डिंग डॉलर्स। बट ये अमेरिका की इनविजिबल पावर नहीं है किस्म से? इनविजिबल क्यों, विजिबल पावर, ये तो पूरी पावर। चेंज हो सकती है आपको लगता है? चेंज होने के लिए कुछ कंडीशंस बदलने पड़ेंगे। जैसे जो इंग्लैंड से अमेरिका में चेंज हुआ, उसी तरह से अमेरिका के मुकाबले दूसरे का हो रहा है। आप देखिए चाइनीज़ इकोनॉमी राइज कर रही है। चाइनीज़ जीडीपी आज करीब $20 ट्रिलियन की है, अमेरिकन जीडीपी करीब $30 ट्रिलियन की है, राइट। ये गैप बहुत बड़ा था कुछ साल पहले तक, ये गैप करीब करीब ख़त्म हुआ। तो अब दुनिया जो ज़्यादातर ट्रेड करती है वो चाइना के साथ करती है, अमेरिका के साथ रिलेटिवली उतना कम करती है, ठीक है। अमेरिका बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस भी नहीं करता, और अगर अमेरिका रिलक्टेंट हो जाए दुनिया की चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे कि ये ट्रंप की पॉलिसीज़ पिछले 1 साल से चल रही हैं कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे, कर देंगे, तो अगर ये स्थिति बनती है कि दुनिया अमेरिका के साथ ट्रेड कम कर दे और चाइना के साथ ट्रेड और बढ़ जाए, और चाइना इज़ विलिंग, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि चाइना अभी तक रिलक्टेंट रहा है टू बिकम द ग्लोबल करेंसी, टू मेक द युआन एज द ग्लोबल करेंसी। क्यों रिलक्टेंट रहा है? चाइनीज़ साइकोलॉजी बड़ी डिफरेंट है। अमेरिकन डॉलर ग्लोबल करेंसी बन गया, अगर कल चाइनीज़ युआन ग्लोबल करेंसी बन जाता है और दुनिया के लोगों के पास बहुत सारा युआन हो जाए, तो जो आज बाकी दुनिया के लोग डॉलर्स को लेके अमेरिका पे प्रेशर बना सकते हैं, वो चाइना पे भी प्रेशर बनने की स्थिति आ सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आप दुनिया में युआन कैसे घुमाएं, आप दुनिया में युआन को कैसे ले जाएंगे कि दुनिया में युआन की करेंसी, दुनिया की करेंसी बने कैसे। उसके 2 ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप ट्रेड डेफिसिट रन करो,
क्योंकि आप दुनिया से खरीदो और उसका पेमेंट युआन में करो, और दुनिया तैयार है युआन में पेमेंट लेने के लिए। तो एक तरीका तो ये होता है जो अमेरिकन पिछले 50 साल से कर रहे हैं, उनका ट्रेड डेफिसिट रहता है, जिसको ट्रंप अभी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। बिना ट्रेड डेफिसिट के आपकी करेंसी ग्लोबल करेंसी बनती नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी करेंसी को फाइनेंसिंग करने के लिए प्रोवाइड कर दीजिए। आप चाइनीज़ मार्केट में बॉन्ड रेज करिए, तो करेंसी आपके पास युआन आएगी, जिसको आप यूज़ करिए, इन्वेस्टमेंट लगाइए दूसरा। सो आप अपनी करेंसी में बाकी दुनिया को फाइनेंस करने के लिए तैयार हों, चाहे एफडीआई के रूप में हो, चाहे बॉन्ड मार्केट्स के जरिए हो। सो ये दो तरीके के, ट्रेड डेफिसिट रन करिए और दूसरा फाइनेंसिंग करिए दुनिया की। अगर ये दो चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आपकी करेंसी ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकती। तो चाइना रन करता है ट्रेड सरप्लस, और चाइना रन करता है बड़ा भारी ट्रेड सरप्लस, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है वो। एग्जैक्टली। तो चाइनीज़ ये सोचें कि भाई हम ट्रेड डेफिसिट कंट्री बन जाएं, तो उनकी इकोनॉमी के लिए तो नुकसान हुआ ही। इकोनॉमी के लिए भी नुकसान होगा, और साइकोलॉजिकली वो सोचते हैं कि भाई हमारा ट्रेड सरप्लस के जरिए रास्ता बढ़िया है, हमें करेंसी नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। सो 2015 में चाइना ने बड़ा इंसिस्ट करके एक फॉर्मूला होता है आईएमएफ में, आईएमएफ ने एक करेंसी, पेपर करेंसी जारी की हुई है, उसका नाम है एसडीआर। वो ट्रेड की करेंसी नहीं है, अकाउंट की करेंसी है। उसकी वैल्यू तय होती है 4-5 जो अदर करेंसीज हैं, डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, उसमें जैपनीज येन है, और चाइना की युआन को भी शामिल करा लिया उसमें, ठीक है। ये मानते हुए कि भाई इससे हमारी ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, ये ट्रेड। बट आपकी जो रिलेक्टेंस थी वो आपने नहीं दूर की, तो 2015 में शामिल हो गया युआन। लेकिन उसके बाद भी आज तक जो युआन में ट्रेड होता है, अदर देन रशिया के साथ वाला, वो ट्रेड 2015 से कम है। वो चाइना को ये स्वीकार ही नहीं है कि हम ट्रेड डेफिसिट बन जाए, सो इसलिए नहीं होगा। बट अमेरिका को क्यों ये पसंद है ट्रेड डेफिसिट में रहना? उनको तो नुकसान नहीं हो रहा। अमेरिका को पसंद दो कारणों से था। एक तो जो अमेरिकन कंज्यूमर है, उन्होंने धीरे धीरे अमेरिकन गुड्स की जगह दुनिया भर की गुड्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। तो यू नीड टू इम्पोर्ट। अब आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आपने देखा कि भाई ये चीज़ चाइना में सस्ती बन सकती है, तो मैं सस्ती खरीद सकता हूँ, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे महंगी बना के क्यों खरीदूँ, राइट, महंगा। सो ये जो स्टोरी है पिछले 40-50 साल की, कि अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कुछ ख़त्म हो गई। पहले भी वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाते थे, बट पिछले 40-50 साल में तो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम हो गई, और चाइना हैज़ बिकम द ग्लोबल फैक्ट्री, राइट। सो ये अमेरिकन कंज्यूमर्स जो हैं, उनको पूरी दुनिया से इंपोर्ट कर रही हैं चीज़ें कंज्यूम करने की। तो एक तो इसलिए ज़रूरी है आप ट्रेड डेफिसिट। अभी भी परेशानी जो शुरू हो रही है अमेरिका में, वो ये शुरू हो रही है कि जब से ये ट्रम्प टैरिफ वगैरह के कारण से इन्होंने इंपोर्ट पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो वहाँ पे लोग खुश नहीं हैं। उनको सामान नहीं मिल रहा, उनको सामान नहीं मिल रहा, महंगा मिल रहा है, और कंजम्पशन। आज आप अमेरिका में बैठ के कपड़े नहीं बना सकते, राइट। आज आप अमेरिका में बैठ के बहुत सारे फ्रूट्स, मीट और ये जो चीज़ें दुनिया भर से इंपोर्ट करके आप खाते हैं, वो आप नहीं बना सकते। सो यू टू इम्पोर्ट देम। सो एक तो कंज्यूमरिज्म जो अमेरिका, और दूसरा ये जो डॉलर का प्रिविलेज गवर्नमेंट के हाथ में, कि भाई आप केवल डॉलर दे दो दुनिया को, बदले में आप जो भी चाहें आप इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा, आप दुनिया भर में लोन्स आपके हो जाएंगे कि भाई आपने लैंड किया। तो इवन, और अमेरिकन ट्रेजरी जो है, उसको जो डेफिसिट रन करने के लिए पैसा चाहिए, उसको बाकी दुनिया डॉलर लेके डॉलर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थी। तो आज अमेरिकन डॉलर्स जो हैं, वो रिजर्व में करीब 9-10 ट्रिलियन डॉलर हैं दुनिया के पास, राइट। हमारे भी हैं 500-600 बिलियन डॉलर, हमने भी अमेरिका में लगा रखे हैं। तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो भी फाइनेंस हो रही है बड़ी आसानी से, और विदाउट लिटरली इंटरेस्ट। ये तो पिछले 2-1 साल में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, उससे पहले तो इफेक्टिवली 0%, 1% से नीचे आप अमेरिकन गवर्नमेंट जितना चाहे पैसा उठा लेती थी। तो अगर कंज्यूमर भी खुश हैं और गवर्नमेंट को बहुत सस्ती फाइनेंसिंग दुनिया भर से हो रही है आप ही के दिए हुए डॉलर्स में, राइट, तो सोने में सुहागा है, मजा ही मजा है। फिर क्यों अमेरिका को प्रॉब्लम होगी? ये तो ट्रम्प को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, मोर साइकोलॉजिकल देन एनीथिंग। अदरवाइज अमेरिकन्स एंड अमेरिकन गवर्नमेंट इज वेरी हैप्पी बाय सॉर्ट ऑफ इंपोर्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। ट्रम्प को लेकिन क्यों प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं। कई लोगों को साइकोलॉजिकली कोई चीज़ जच जाती है। अच्छा, उनको ये लगता है कि ट्रेड डेफिसिट जो है, ट्रेड डेफिसिट
अमेरिका को रिप ऑफ करता है। इट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अच्छा। राइट। बट उनको उनके दिमाग में आ गया, तो अब उनको ये लग गया कि मुझे ट्रेड डेफिसिट खत्म करना है। उनको ये भी लगा कि शायद इसके कारण से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग वापस आ जाएगी, अमेरिका में कुछ जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। राइट। सो इस कारण से उनको ट्रम्प को ये लगा हुआ है। धीरे धीरे आपके सामने इल कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी भी जो है वो श्रिंक करना शुरू कर देगी, और करना शुरू कर ही दिया। अमेरिकन बॉन्ड मार्केट्स में प्रॉब्लम है। अमेरिकन साल भर अभी अगर ये और चल जाए ऐसे जैसे चल रहा है तो अमेरिका का सत्यानाश हो जाए। ऐसा आपका मानना है? एग्जैक्टली। वाह। जब हम बात करते हैं ना सर, डॉलर डोमिनेंस की हमने बात की, इसमें एक और चीज़ है स्विफ्ट सिस्टम। करेक्ट। ठीक है, अब मैं वापस वही सवाल पूछूंगा आपसे। एक 20 साल के नितिन को आपको स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है वो समझाना हो, कैसे काम करता है, क्या इंटरडिपेंडेंसी होती है, एक बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम्पल से अगर आप समझा पाए तो। देखिए, आप करेंसी में ट्रेड करें, आप ट्रेड कर रहे हैं, पेमेंट आप करेंसी में ले रहे हैं। हाँ। ठीक है। जब तक आप कैश में डील करते थे, हाँ। तो स्विफ्ट की ज़रूरत नहीं थी। हाँ। क्योंकि आपने चीज़ दी, बदले में कैश ले लिया। हाँ। राइट। आज भी आप घर में जब यहाँ पे भी कोई ट्रेड करते हैं, आपने सेब खरीदे, बदले में कैश दे दिया, तो बात खत्म, नो प्रॉब्लम्स। राइट। लेकिन धीरे धीरे जैसे कैश की जगह अकाउंट मनी यूज़ होने लगी, जो आपके बैंक में डिपॉजिट्स हैं उसको आप यूँ समझिए आपके अकाउंट का पैसा है। राइट। अकाउंट मनी है। ठीक है। तो आप जब चेक में पेमेंट करते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करते हैं या आजकल यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो आपके जो बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो पैसा इस्तेमाल होता है दूसरे के यहाँ जाने के लिए। राइट। तो इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है कि एक के अकाउंट से पैसा जा रहा है, दूसरे के अकाउंट से पैसा आ रहा है। राइट। तो जब तक आप डोमेस्टिक इकोनॉमी में हैं तो मुश्किल नहीं है कि आपने, अब जैसे एनपीसीआई ने यहाँ एक पूरा नेटवर्क बना दिया, सारे अकाउंट्स किसी भी बैंक में हैं, वो सब मिलके एक तरह से एक नेटवर्क, एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक बैंक बन गया, मान लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं लोकल स्विफ्ट ही हो गए किस्म से। तो यूपीआई जो है वो लोकल स्विफ्ट है एक तरह से। इंडिया का स्विफ्ट है वो। इंडिया का स्विफ्ट लोकल स्विफ्ट है। क्योंकि आप जब भी करते हैं, आप उसको स्कैन करते हैं या आप उसको नंबर से पेमेंट करते हैं, तो वो सिस्टम में चला जाता है और आपको पता नहीं रहता, आपको कुछ लेना देना भी नहीं, आपको तो ये मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आया है गया। राइट। तो आपको आपका पेमेंट हो जाता है। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शंस डिस्टेंस पे बैठे लोगों के बीच में हो रहा है, इंटरनेशनल, दूसरे अकाउंट्स, दूसरे बैंकों, दूसरों के सिस्टम से, अब आज बाकी दुनिया में तो यूपीआई सिस्टम नहीं है, बाकी इंडियन बैंक्स को एनपीसीआई ने इकट्ठा कर दिया, बाकी दुनिया के साथ तो नहीं किया। उसमें एक और कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व है कि भाई यहाँ तो डोमेस्टिक में तो आपका कोई एक्सचेंज रेट का इशू नहीं होता, रुपया इज रुपया। राइट। लेकिन आप डॉलर में पेमेंट कर रहे हो या डॉलर में पेमेंट रिसीव कर रहे हो या यूरो में पेमेंट कर रहे हो या टर्किश लीरा में कर रहे हो या ईरानियन रियाल में कर रहे हो, तो एक्सचेंज रेट का भी इशू इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपको फिर एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है जो एक अकाउंट जिससे पैसा जा रहा है और दूसरा अकाउंट जिसमें पैसा आ रहा है, उन दोनों के बीच की कॉमन भाषा में मैसेजिंग होनी ज़रूरी है, अदरवाइज ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो स्विफ्ट जो है वो मैसेजिंग सिस्टम है जो एक कॉमनली एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है कि जिस अकाउंट से पैसा जाना है और जिस अकाउंट में पैसा आना है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है और एग्जैक्ट मैसेज ट्रांसफ़र करता है कि भाई कितना पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, किस करेंसी में आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, किसने भेजा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप स्विफ्ट को यूँ समझिए वो इंटरनेशनल यूपीआई है जिसका एक्सचेंज रेट डायमेंशंस और फॉरेन बैंक्स और फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व है। तो उस सिस्टम को फैसिलिटेट करने वाला मैसेजिंग सिस्टम, जैसे व्हाट्सएप है हमारे लिए। एग्जैक्टली। आप व्हाट्सएप में आप वो एनक्रिप्ट हो जाता है, आपको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। राइट। बट सिस्टम एनक्रिप्ट करता है, करेक्ट। तो रिसिपिएंट के पास उसकी लैंग्वेज में पहुंच जाता है, आपके पास आपकी लैंग्वेज में पहुंच जाता है, या जिस लैंग्वेज में दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें पहुंच जाता है, राइट। अब तो ये भी संभव है कि आप एक भाषा में लिखें और सामने वाला के पास दूसरी भाषा में ट्रांसलेट हो जाए, वो सिस्टम वो भी कर सकता। तो उसी तरह से मैसेजिंग जो है, दो ट्रांजेक्शन करने वालों के बीच में ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराने की भाषा है। और ये भी अगेन अमेरिका कंट्रोल करता है? नहीं, ये अमेरिका कंट्रोल नहीं करता, ये ब्रसेल्स में एक सोसाइटी है जिसने ये स्विफ्ट सिस्टम ईजाद किया हुआ है। अच्छा। बट अमेरिका का इनडायरेक्टली इसके ऊपर कंट्रोल है, वो इसलिए है
क्योंकि अमेरिका के पास फाइनेंशियल मसल जो है कि सारी दुनिया में ट्रेड जो हो रहा है अमेरिकन डॉलर करेंसी में में हो हो रहा रहा है, राइट। तो जो मैसेजिंग जो जा रही है वो डॉलर के रूप में ज़्यादा जा रही है। अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो दुनिया के और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेशनशिप में हैं। अगर आपको अमेरिका के साथ ट्रेड करना है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने हैं तो आपका वो अमेरिकन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट है। तो एज अ रिज़ल्ट अमेरिका की जो फाइनेंशियल मसल है उसको आप इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं बाय सैंक्शंस, और सैंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने का काम स्विफ्ट पे पड़ जाता है। अच्छा, तो आप एक तरह से स्विफ्ट सिस्टम को, बिकॉज आप कैसे अपनी सैंक्शंस को इन्फोर्स करेंगे कि भाई आप एक एग्जांपल दो ना कोई सैंक्शन का। लेट अस से कि भाई अमेरिका ने रशिया के रोजनेट बैंक को या स्विवेर बैंक को सैंक्शन कर दिया और ये कहा कि भाई अब इसके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। अच्छा, राइट। तो ट्रांजेक्शन अब SBI हमारी ट्रांजेक्शन करना चाहती है, वो स्विफ्ट के साथ सिस्टम में के माध्यम से होता है, क्योंकि हमारा तो डायरेक्ट सिस्टम तो कोई है नहीं। हाँ, रशिया के साथ जिसके जरिए ट्रांजेक्शन हो जाए, राइट। तो आप स्विफ्ट यूज़ करते हैं और बीच में वो ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने के बीच में अमेरिकन बैंक आ जाता है, क्योंकि वो अमेरिका के बैंक के माध्यम से वहाँ पहुँच रहा है, या जो ट्रेड ट्रांजेक्शन हुआ वो उसके, आपने ऑयल ख़रीदा, रिलायंस से ऑयल ख़रीदा रोजनेट से या रशियन से, और उसका पेमेंट जो हो रहा है वो तो उसमें अमेरिकन बैंक भी इन्वॉल्व है, राइट। सो वो फोर्स करते हैं कि भाई ये अगर ट्रांजेक्शन होता है इनके बीच में तो स्विफ्ट विल नॉट फैसिलिटेट, कि आप नहीं करेंगे कि अदरवाइज हम स्विफ्ट को के खिलाफ ही एक्शन शुरू कर देंगे, या आप हमें रिपोर्ट करेंगे कि आपने ये ट्रांजेक्शन किया ताकि हम इन दोनों को ठीक कर दें जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो अमेरिकन्स यूज दिस स्विफ्ट सिस्टम टू सॉर्ट ऑफ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट उनकी जो सैंक्शंस हैं और उनके जो ऑर्डर्स हैं उसके लिए। इसीलिए क्या रशिया को किक आउट भी कर दिया था 2022 के यूक्रेन इन्वेजन के बाद इस स्विफ्ट सिस्टम से, पार्शियली कुछ टाइम के लिए? मेरा ऐसा नहीं ख्याल है कि स्विफ्ट से किया। अमेरिका ने ये जो किया वो ये था कि जो रशियन रिजर्व्स थे फेडरल रिजर्व के पास न्यूयॉर्क में, उसको उन्होंने बैन लगा दिया कि आप इसको नहीं ले जा सकते। तो आज भी रशिया का काफ़ी पैसा जो है $500 बिलियन के आसपास जो अमेरिका में फंसा हुआ है, दे बैंड कि भाई इसको आप नहीं ले जा सकते। स्विफ्ट पे जो सैंक्शंस हैं रशिया के खिलाफ उसका इफेक्टिव मतलब ये हो सकता है कि रशियंस जो हैं वो स्विफ्ट से बाहर हैं, बट दैट इज़ ओनली फॉर दैट सैंक्शंस परचेज। तो जैसे आज भी हमारी ऑयल कंपनियां अगर रशियन नॉन सैंक्शनड कंपनियों से ट्रेड करती हैं, तो लेट अस से रशिया की 5 ऑयल कंपनी हैं, उसमें से 3 सैंक्शनड है और 2 सैंक्शन नहीं है, तो आप उन नॉन सैंक्शन कंपनियों के बीच में व्यवहार कर सकते हैं, और वो व्यवहार अमेरिकन सिस्टम या स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जो नॉन सैंक्शन एंटिटीज़ हैं या नॉन सैंक्शन ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको करने के लिए रशिया भी आज भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये बात सही है कि चाइना भी और रशिया भी ये जान गए कि भाई स्विफ्ट पे और अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम पे डिपेंडेंस के बड़े ख़तरे हैं। अब आपने रशिया के $500 बिलियन रोक दिए, कल मान लीजिए आप चाइना के रोक दें, तो चाइना के तो $2.5-3 ट्रिलियन है वहाँ पे। तो ऐसी कंटिजेंसी, ऐसी स्थिति के लिए अब ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो चाइनीज़ और रशियन सिस्टम जो है वो भी एक ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट डेवलप करा है। अच्छा, कि भाई आप हमसे ट्रेड करते हैं तो आपको अमेरिकन सिस्टम के पास या स्विफ्ट सिस्टम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका, और वो काफ़ी उसका यूज़ बढ़ रहा है। सो चाइना रशिया के बीच में ट्रांजेक्शन्स ज़्यादातर जो अब हो रहे हैं, या इवन इरानियन वगैरह ट्रांजेक्शन्स जो चाइना ईरान के बीच में कुछ सऊदी अरेबिया के साथ भी, ये ट्रांजेक्शन्स अब स्लोली उस सिस्टम में शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। सो जो आपने एक बार मुझसे थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा कि क्या होता है, किस स्थिति में डॉलर की डोमिनेंस कम हो सकती है, तो अगर ये दुनिया स्लोली स्विफ्ट के अलावा जो ये चाइनीज़ रशियन सिस्टम है इस पर शिफ्ट होती चली जाती हैं और ट्रांजैक्शंस इनके बीच में बढ़ते चले जाते हैं और अमेरिका के साथ घटते चले जाते हैं, तो ऐसा मुश्किल नहीं है कि दुनिया युआन में अपने ट्रांजैक्शंस को डेजिग्नेट करना शुरू करे और जो ये रशियन चाइनीज़ सिस्टम है उसको इस्तेमाल करना। और ऐसा हो सकता है ट्रेड सरप्लस में रहते हुए भी युआन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप फाइनेंसिंग साइड को अगर खोल देंगे, और देखो 3 तरीके होते हैं, एक तो ट्रेड
डेफिसिट के जरिए आप अपनी करेंसी बाकी में लेके चले जाएं, दूसरा आप फाइनेंसिंग की तरह से चले जाएं, और तीसरा केवल अकाउंटिंग के रूप में चलने दें। आप एक्चुअली लेना देना नहीं कर रहे रिकंसिलिएशन हैं, कह लीजिए बस बस उसको। केवल हाँ, अकाउंटिंग। जैसे हाँ, एसडीआर है, आईएमएफ की करेंसी जो है एसडीआर, तो एसडीआर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन अभी होते हैं, कोई पैसा नहीं जाता राइट, उसमें एसडीआर में। तो जैसे हम लोग वर्ल्ड बैंक से बोरो करते थे, तो आइडा से जो ट्रांजेक्शन्स होते थे वो पहले केवल इसी में होते थे, एसडीआर्स में, वो डेजिग्नेट होते थे। बीच में यूरो शुरू में जब आया, तो यूरो शुरू में आया था केवल अकाउंटिंग के रूप में, उसकी वैल्यू तय हो जाती थी, यूरो में कोई लेना देना नहीं होता था, ट्रांजेक्शन नहीं होता था, बट ट्रांजेक्शन डेजिग्नेट यूरो में होता था। तो आप यूरो में युआन में ट्रांजेक्शन तो कम से कम डेजिग्नेट करके सेटल कर दें, सेटलमेंट की करेंसी कोई दूसरी हो सकती है। करेक्ट। सो इन 3 तरीकों से, तो ये तीसरा तरीका भी, बिना आप अपना ट्रेड सरप्लस गंवाए हुए या बिना फाइनेंसिंग किए दुनिया में किए हुए, आप केवल अकाउंटिंग के माध्यम से भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं, डॉलर का डोमिनेशन कम कर सकते हैं और युआन का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। हाँ, आपने तो वर्ल्ड बैंक पे बहुत अच्छे से काम किया हुआ है वहाँ पे, है ना। मेरा एक सवाल ये है कि बहुत जगह पे एक पॉपुलर ओपिनियन है कि वर्ल्ड बैंक एसेंशियली इज अगेन कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन्स, राइट। कितनी सच्चाई है उसके अंदर, एंड हाउ मच इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिसीजन जो वहाँ पे लिए जाते हैं वो अमेरिकन्स डोमिनेशन या उनकी फेवरिज्म में होते हैं। एंड पहले ये पूछूंगा फिर अगला सवाल पूछूंगा इस पर मैं। सो ये देखिए, जो दो इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक अकेला नहीं है, आईएमएफ को भी उसी के साथ, दीज आर एक्चुअली ट्विंस, ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं इनको। ब्रेटन वुड में जब कॉन्फ्रेंस हुई 45 में, उसमें उसकी पैदाइश है। तो ये दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अमेरिकन कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस बने। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग अमेरिका की है, कुछ हद तक कई चीज़ों में वीटो है। और ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो शुरुआत में बने, पहले मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो दुनिया में आए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो अमेरिकन कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओवर द इयर्स अमेरिकन शेयर होल्डिंग कम हुई है, दूसरे लोगों की शेयर होल्डिंग बढ़ती चली जा रही है। कुछ समय पहले अमेरिकन्स का इंटरेस्ट भी उसमें रिलेटिवली कम होने लगा, उनको लगने लगा कि फाइनेंसिंग ही क्यों करो वर्ल्ड बैंक के जरिए, उनको कैपिटल देनी पड़ती थी, तो कैपिटल ही नहीं क्यों दो इनको, राइट। सो they became relatively sort of reluctant to sort of have जो उनकी जो ओनरशिप थी उसको वो थोड़ा डिल्यूट भी होने लगे। दूसरे इंस्टीट्यूशंस आ गए, ADBI, और अभी तो और दूसरे नए इंस्टीट्यूशंस चाइनीज़ कंट्रोल भी आ गए, AIIB, NDB। सो आज के दिन वर्ल्ड बैंक IMF का टोटल कंट्रोल नहीं है। बहुत इफेक्टिव कंट्रोल है अभी भी, और बट टोटल कंट्रोल नहीं है, राइट। बट इफेक्टिव कंट्रोल तो काफ़ी अभी भी है। बट अमेरिका की रिलक्टेंस है कि ये वर्ल्ड बैंक का इंस्टीट्यूशंस किस लिए है, ये है कि भाई दुनिया में आप डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप दुनिया भर में बोरो करके थोड़ा सस्ता पैसा प्रोवाइड कर दीजिए। बाकी तो अदरवाइज वही बोरोइंग मुझे मार्केट से मिल रही है तो मैं वर्ल्ड बैंक से क्यों लूँ, राइट। वर्ल्ड बैंक से मुझे थोड़ी सी सस्ती मिल रही हो तभी तो इंडिया वर्ल्ड बैंक से बोरो करेगा, या मुझे फाइनेंसिंग दुनिया से मिल ही नहीं रही हो तो मैं यहाँ वर्ल्ड बैंक से ले लूँ, राइट। तो लेकिन अगर आपका जो प्राइमरी ओनर है वो ये डेवलप करने लग जाए ये थिंकिंग कि भाई एक तो क्या ज़रूरत है हम पेमेंट करें, दूसरी जगह से लीजिए, उनकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं उनसे लीजिए, हम क्यों दें, और हम क्यों इक्विटी कैपिटल लगाएं, और दें तो सस्ता क्यों दें। तो आप ओवर द इयर्स क्या हुआ है कि वर्ल्ड बैंक की रिलेटिव हेफ्ट lending capacity reduce हुई है in the total borrowings of the world is reducing very fast, और अब तो बहुत ही कम रह गई। तो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी हम 3-4 बिलियन डॉलर आज से 20 साल पहले 25 साल पहले लेते थे, आज भी तकरीबन इतना ही लेते हैं, राइट। जबकि हमारे खुद के प्लान्स और हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो कई गुना बढ़ गए हैं। तो रिलेटिवली वर्ल्ड बैंक का फाइनेंसिंग बहुत ही कम होता चला गया है रिलेटिवली, और साथ में जो पहले लिया हुआ था उसका रीपेमेंट भी बहुत होने लगा है। तो इफेक्टिवली कई साल तो ऐसे होते हैं जिसमें हम वर्ल्ड बैंक को पैसा ज़्यादा लौटाते हैं, अच्छा, बजाय हमारे पास कमाने के। सेम थिंग्स अप्लाई फॉर मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो आज के दिन वर्ल्ड बैंक का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, और अमेरिकन पॉलिसीज़ जो हैं मैंने जैसे आपको बताया उसके कारण से। बट जब भी अमेरिका कुछ चाहता है कि भाई अब करीब
10 साल पहले जब इन्होंने रशियंस पे सैंक्शन लगाई तो कहा भाई रशिया को आप लैंडिंग नहीं करोगे, तो वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया। ईरान को लैंडिंग नहीं करोगे तो बंद कर दिया। सो वर्ल्ड बैंक इन चीज़ों से को रिस्पेक्ट करता है कि भाई अमेरिकन सैंक्शन से, या अब इनफॉर्मली ये कह दिया गया कुछ साल पहले कि भाई चाइना को लैंड नहीं करिए, चाइना को लैंडिंग खत्म हो जाती है। सो वर्ल्ड बैंक अपना कंट्रोल एक्सरसाइज तो करता है, बजाय इस बात के क्या वो ज़्यादा फाइनेंसिंग भी नहीं करना चाहता, और करता है। उनकी वोटिंग पावर है, इक्विटी ना देने की निर्णय ले ले तो वर्ल्ड बैंक के रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे, राइट। तो इन सब माध्यम से वर्ल्ड बैंक पे कंट्रोल तो रखता है, बट वर्ल्ड बैंक का जो रोल है और जो हिस्सा है वो बहुत कम हो गया। बट क्या अमेरिकन जब आप वहाँ काम कर रहे थे, क्या वो इंडियंस को इक्वली देखते हैं, या दे लुक एट इंडियंस एट सम्मान के जिसको कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से? नहीं, देखिए ये इतना इस तरह से हमें देखना भी नहीं चाहिए। वर्ल्ड बैंक का बोर्ड है, उसमें 24-25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इंडिया भी एक कंस्टिट्यूंसी में होकर इंडिया का भी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहता है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका भी शामिल है उस कंस्टिट्यूंसी में। और काम क्या होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सबसे बड़ा काम ये रहता है कि जो वर्ल्ड बैंक के बोर्ड में जितने भी प्रपोजल्स आएंगे, चाहे लैंडिंग प्रपोजल्स हों, चाहे पॉलिसी प्रपोजल्स हों, उनमें किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो काम होता है उसी तरह से आप वो तय करते हैं, निर्णय करते हैं। तो आपका भी शामिल है, आपका भी उसी तरह से अधिकार है बराबर का जितना अमेरिका का भी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो उस स्थिति में जब वोटिंग करनी पड़े और तब आपके वोट का शेयर काउंट करता है, बट कोशिश ये रहती है कि भाई वोटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा। आप ऐसे तय करो भाई सबको एक्सेप्टेबल हो। तो इंडिया जो है, इंडिया भी अपने मैटर्स में भी और दूसरों के मैटर्स में भी जो आए तो वो पोजीशन डेवलप करता है। अगर बहुत कुछ किसी के मामले में अनकंफर्टेबल है, जैसे मान लीजिए हम पाकिस्तान के मामले में अनकंफर्टेबल, जैसे अभी IMF ने दिया था लोन तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो लोन तो एक्चुअली पहले दिया हुआ था। अच्छा। उसकी एक इंस्टॉलमेंट रिलीज़ करने की बात आई थी। तो लोन तो पहले से सैंक्शन था पाकिस्तान को, उसकी इंस्टॉलमेंट रिलीज़ करने की बात थी। और अगर वो जो लोन की कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो पाकिस्तान को इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होनी थी। अगर इंडिया अनफेयरली चाहे, जैसे मान लीजिए अमेरिका किसी केस में अनफेयरली चाहे कि, तो इंडिया अगर ये चाहे कि भाई नहीं पाकिस्तान को मत दो, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारे से लड़ रहा है, तो दैट्स नॉट द रीज़न। वो लोन की कंडीशंस के हिसाब से तो अमेरिकन ऑल्सो नो कि उनके 15-16% जो वोट हैं उसको आप रोज़ाना एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो वो इनफॉर्मल कंसल्टेशंस लोगों के साथ करके ये सहमति बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई चाइना को अब लैंडिंग नहीं करनी या रशिया पे लैंडिंग नहीं होती। वो इम्पोज नहीं कर सकते हैं, सब बराबर है वो। बट फिर भी एक इन्फ्लुएंस होता है बात करके, ऑफ कोर्स, हाँ, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस बोल देते हैं उसको। सॉफ्ट इन्फ्लुएंस। और अगर कहीं कुछ ऐसे हार्ड स्थिति भी, मान लीजिए कैपिटल बढ़ानी, हाँ, तो कैपिटल में उनका वीटो है, राइट। बाकी लोन प्रपोजल्स में वीटो नहीं है, अच्छा, राइट। तो वहाँ तो आपके 16% वोट हैं, जब तक आप बाकी और लोगों को नहीं लेके, हालांकि ऐसी स्थिति आती नहीं है, जब तक आप बाकी और लोगों को साथ में नहीं लेंगे तो आपका आप अपना इम्पोज नहीं कर पाएंगे। बट जहाँ आपको वीटो है तो वहाँ वीटो आप इस्तेमाल करके 16% की वोटिंग के बावजूद भी किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। सो डिपेंड करता है कौन सी क्या चीज़ है। कोई ऐसे वहाँ पे कि भाई तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ, ऐसी कोई ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है, एटीट्यूड हो भी नहीं सकता। सब बराबर है, बोर्ड मेंबर एवरीबडी इज इक्वल। और सबके सब लोग जो वहाँ पे बोर्ड में बैठते हैं उनकी भी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, वो भी कोलिशंस बना सकते हैं, वो भी अपने सो फॉर एग्जांपल जैसे डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं, इंडिया जैसे हैं, तो वो उन्होंने भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप ऑफ 11, राइट, जिसमें चाइना है, इंडिया है, रशिया है, पाकिस्तान है और हैं, तो इंडोनेशिया है। तो वो उनके मिलके भी 27-28% वोट हो जाते हैं। तो अगर वो कोई चीज़ को, अगर उन पर कोई चीज़ इम्पोज की जा रही है, जैसे मुझे जब मैं वहाँ था तो एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड के नाम पे वो अनफेयर चीज़ इम्पोज करना चाहते थे, अनफेयर स्टैंडर्ड्स इम्पोज करना चाहते थे। अच्छा, कौन किस पे? ये जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होते हैं, हाँ, EBS, और सोशल स्टैंडर्ड्स, ESF जिसको कहते हैं, so environmental social governance, ESG standards. So we got together and we forced bank to withdraw. रिकंसल्टेशन शुरू हुए, फिर उसके बाद जो नए रूल्स बने वो हमें एक्सेप्टेबल थे। एक डेढ़ साल तक ये बॉट बैटल चलती रही। अच्छा, हाँ, सो एक्चुअल रिलेशनशिप इज मोर sort of complex and egalitarian, then ऊपर कभी जो नजर आता।
मैं ना एक बार थोड़ा सा वॉर वाले एंगल पे आना चाहूँगा, ठीक है? ओके, मुझे आपकी मर्जी। हाँ हाँ मुझे ये बताओ कि हमने एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व की है, जब भी कोई वॉर होता है राइट। इवेंचुअली घूम फिर के विनर अमेरिका निकलता है उसमें से, चाहे वो रियलिटी में विनर हो या ना हो, बट ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो घूम फिर के उसको बहुत बेनिफिट होता है। रियलिटी में वॉर के टाइम पे ट्रेड में क्या इम्पैक्ट आता है और अमेरिका को ही क्यों बेनिफिट मिलता है घूम फिर के? देखिए, वॉर एज सच में तो अमेरिका को बेनिफिट मिला हो या हाँ विनर हुआ हो, ऐसा रिकॉर्ड एक्चुअली अच्छा है नहीं। हाँ वियतनाम वॉर को देख लीजिए। वियतनाम वॉर में अमेरिका इतना सैनिक भी उसके ख़त्म हुए, इट लॉस्ट, इट हैड टू विड्रॉ, दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट केसेस। अफगानिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका तो नहीं जीता, हम्म अब फाइनली इसको विड्रॉ करना पड़ा। बट वेपन्स, सेल ऑफ वेपन्स। सेल भी हुई, बट सेल के अलावा बहुत सारा फ्री दिया। राइट, आपने आर्म किया मेरे अफगानिस्तान को, आपने उधर भी वियतनाम में भी और किया, उसके बावजूद भी आप नहीं जीत पाए। राइट, तो आपने खूब खर्चा किया। अभी भी लोग ये फाइनेंशियल कैलकुलेशंस लगाने शुरू कर दिए हैं कि भाई जो ईरान में वॉर शुरू हुई है तो उसमें कितनी मिसाइल्स, कितना रडार सिस्टम, कितनी एयरक्राफ्ट, कितना ये आपका नुकसान हो रहा है, आप कितने दिन तक सस्टेन कर सकते हैं, कौन सी कितने मिलियन की मिसाइल होती है, कौन सा एयरक्राफ्ट कितना बिलियन नुकसान हो गया, क्या कब तक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि अमेरिका ईरानियन वॉर भी जीत नहीं सकता। राइट, आप नुकसान कर सकते हैं, आप उनकी सिटीज़ को पाउंड कर सकते हैं, लीडरशिप को निकाल सकते हैं, टेक आउट कर सकते हैं, बट अमेरिका ईरान को ऑक्यूपाई कर पाए, रूल कर पाए, कंट्रोल कर पाए, ऐसा तो मुझे नहीं नज़र आता। इराक को भी नहीं कर पाए थे। राइट, सो वॉर एज सच पे अमेरिका विन किया हो 1945 के बाद, कम से कम पिछले 40-50 साल में, तो ऐसा तो रिकॉर्ड सामने नहीं आता। अब ट्रेड में आप जीत रहे हैं क्या, आपको ट्रेड में फ़ायदा मिल रहा है क्या? ट्रेड वॉर से मुझे नहीं लगता डिसाइड होता है। ट्रेड आपको दूसरी चीज़ों से डिसाइड होता है। अब 70s में अगर आप जाएंगे तो जैपनीज़ और अमेरिकन ट्रेड वॉर थी। वो जैपनीज़ काफ़ी चीज़ों में, कार से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इतना आगे बढ़ रहे थे, इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ें उनके पास थी, सस्ती भी थी, दैट अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाज थी फीलिंग बैड। अमेरिकन एग्रीकल्चर सिस्टम यूरोपियंस के साथ झगड़ा करके, तो बट उसका फाइनली समझौता हुआ जब दोनों साइड ने मिलके तय किया कि भाई हाँ हम ऐसा करते हैं। अब जैसे टैरिफ वॉर शुरू की इन्होंने ट्रम्प ने, बट फाइनली उसमें भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। राइट, सो वॉर के जरिए, किस वॉर के जरिए उन्होंने फेवरेबल ट्रेड आउटकम्स हासिल किए हो मैं तो नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। वियतनाम वॉर से उनको क्या ट्रेड में फ़ायदा हो, अफगानिस्तान वॉर से उनको ट्रेड में क्या फ़ायदा हो? बट किसी को होता है फ़ायदा वॉर से? वॉर से तो जनरली नुकसान होता है, किसी को भी फ़ायदा नहीं होता। केवल उसको फ़ायदा होता है। जैसे अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रेड में फ़ायदा हुआ, क्योंकि अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ था कुछ। अमेरिका डिड नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट, उसकी ज़मीन पे कोई वॉर नहीं हुई, केवल वो पर्ल हार्बर को छोड़ के बाकी अमेरिकन इंडस्ट्री रिमेन कम्प्लीटली अनअफेक्टेड। अमेरिका बिकेम सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम बहुत बड़ा। सो अगर वॉर दूसरे की ज़मीन पे हो और दूसरों के बीच लड़ी जा रही हो, तो अब ये जो वॉर मिडल ईस्ट में अभी हो रही है, अगर ये वार आप समझिए कि मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया ईरान वॉर बन जाए, राइट, सो सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों को नुकसान होगा। अमेरिकन्स को कितना नुकसान फ़ायदा हो सकता है कि भाई मान लीजिए एक मिनट के लिए फ़र्ज करिए कि 50% ऑफ दी गल्फ़ की जो ऑयल कैपेसिटी है, रिफाइनिंग कैपेसिटी है, वो ख़त्म हो जाती है, फ़र्ज करिए। तो अमेरिका के पास है तेल एक्सपोर्ट करने के लिए, तेल के अगर दाम बढ़ते हैं तो अमेरिकन इंडस्ट्री को फ़ायदा हो जाएगा। सो ऐसी चीज़ें कुछ संभव हैं, लेकिन मोटा मोटा ओवरऑल एक्सक्लूसिव फ़ायदा किसी एक कंट्री को होता हो या अमेरिका को होता हो किसी भी वॉर से, वो तो मुझे नज़र नहीं आता। और इस पूरी सिचुएशन में जो अभी चल रहा है, ईरान, यूएस, इजराइल, इसमें कौन कौन सी कंट्री आपके नज़रिए में है जिनको फ़ायदा हो सकता है और क्यों हो सकता है? मुझे लगता है ऑल ऑफ देम वुड बी अ लूजर। अच्छा, नहीं ये जो लड़ रहे हैं वो तो ठीक है, मानता हूँ। इवन अमेरिका वुड बी आउटसाइड एनीवन हु यू थिंक कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट? ऑफ कोर्स, देखिए सिंपल चीज़ ये है कि अगर दुनिया की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट तो ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन तो हज़ारों में ही कुछ नुकसान हो रही है। पॉपुलेशन का, कंजम्पशन का इस वॉर के बाद कोई कमी हो जाएगी, वो ऐसा नज़र नहीं आता। राइट, सो लेकिन कुछ देशों की सप्लाई पोजीशन जो है
वो अफेक्ट हो सकती है। अब जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि मिडल ईस्ट में अगर वो ऑयल नहीं सप्लाई कर पाएंगे तो उनकी इकोनॉमीज को नुकसान होगा, और somebody else who can supply oil may benefit, राइट। और क्या चीज़ें ये यहाँ पे सप्लाई करते हैं जो दुनिया में दूसरी जगह कोई दूसरा सब्सटीट्यूट कर सकता है। अगर आप और थोड़ा सा उदाहरण लेना चाहें तो जैसे यूक्रेन के साथ शुरू की थी रशिया ने, तो उस समय यूक्रेन और रशिया जो है वो वीट की सप्लाई दुनिया में काफ़ी करते हैं, और वीट की सप्लाई रुक गई क्योंकि उन्होंने ये सब पे रोक लग गई, तो वो वहाँ से वीट वगैरह निकाल ही नहीं पाए। तो उस समय हमारे पास वीट था, फॉर एग्जांपल इंडिया के पास उस समय हमारे पास वीट था, तो हम वीट के मेजर एक्सपोर्टर बन गए उस टाइम, तो हमें फ़ायदा हो। तो कुछ टेम्पररी गेन्स, जब तक पूरा सिस्टम ना नॉर्मलाइज हो तब तक कुछ टेम्पररी चीज़ों में जो चीज़ की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी जो दूसरा कोई भी पूरा कर सकता है उसको टेम्पररी कुछ गेन्स मिल सकते हैं, राइट। बट ज़्यादा कुछ नहीं, कोई ऐसा सोचे कि भाई इससे उसको इतना फ़ायदा हो जाएगा कि उसकी फंडामेंटल इक्वेशन ही बदल जाएगी दुनिया के साथ, तो ऐसा तो मुझे नजर नहीं आता। एंड आपको लगता है कि वॉर आर जनरली डन बाय डिज़ाइन, कि कुछ मैनिपुलेशन करके जानबूझ के किए जाते हैं ताकि किसी ना किसी को बेनिफिट मिले? देखिए, जो पेटी ऑब्जेक्टिव्स रूलर्स के हैं या जो पॉलिटिशियंस के हैं जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं और इकोनॉमिक हो सकते हैं, राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि वॉर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही लड़ी जाए। वो ज़माना जिसमें वॉर्स बेसिकली लैंड, स्लेव्स और प्रोडक्शन को कैप्चर करने के लिए लड़ी जाती थी, वो ख़त्म हो गया। अब लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए मुश्किल से कोई वॉर लड़ी जाती है, स्लेव्स के लिए कोई वॉर नहीं लड़ी जाती। कल्चर डोमिनेंस भी अब आज के दिन उतना नहीं है। सो जो आज के दिन वॉर शुरू करते हैं उनके बहुत कम पेटी ऑब्जेक्टिव्स, आप तीन वॉर जो हैं पिछले 5 साल में आप के सामने हुई, आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर का क्या लॉजिक था? जब ये यूएसएसआर टूटा और यूक्रेन का कंट्री बना, सो कुछ रीज़न ऐसा है, यूएसएसआर के टाइम में बड़ा मैंने वो उन लोगों ने सोचा होगा कि ये हमारी बड़ी साउंड पॉलिसी है, तो उन्होंने प्रोडक्शन सिस्टम को रीजन्स में बांट के कर दिया। यहाँ न्यूक्लियर रह जाएगा, यहाँ पे ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और एक ऐसा जो डांग्स का और इसका एरिया है इनके बीच में, बिल्कुल रशियन यूक्रेन की बॉर्डर पे, वो उसका इंडस्ट्रियल एरिया बना था। अब उसमें मिक्स्ड पॉपुलेशन है, यूक्रेनियंस भी हैं, रशियंस भी हैं, राइट। अब वो उसके यूक्रेन के हिस्से में आए, जिससे जो रशिया इज़ नॉट हैप्पी। अब वो केवल वो जो एक जोन है उसको हासिल करने के लिए ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही है, और वो भी नहीं जीत पा रहे अभी तक। वो भी 5 साल हो गए कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है, ना इधर हुआ है ना उधर हुआ है, नुकसान एक दूसरे को कर रहे हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन तो उसका तो ऑब्जेक्टिव, अगर डिज़ाइन वाली बात आप करें कि भाई, तो ऑब्जेक्टिव तो इतना ही था कि उस एरिया को हमें कैप्चर करना है और उसको हमें रशिया में शामिल करना है, यूक्रेन से निकालना है, वो भी आप नहीं कर पाए। तो आज कोई वॉर आप ऐसे डिज़ाइन करो कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ये मैं हासिल कर लूँगा, वो सुपर पावर के लिए भी, रशिया वाज ऑल्सो सुपर पावर, ये आसान नहीं। इज़राइल गाज़ा दूसरी वॉर, उसमें इज़राइल इज़ सो डोमिनेंट एंड गाज़ा इज़ सो स्मॉल एंड एन अनइक्वल पार्टनर, उसके बावजूद भी गाज़ा को फाइनली तो इज़राइल नहीं जीत पाया, राइट। इसी तरह से ये मिडल ईस्ट की वॉर, फाइनली इसका क्या होता है आज के दिन आप नहीं कह सकते, बट आई डोंट थिंक ईरान इज गोइंग टू गो अवे एनीवेयर। ईरान विल कंटिन्यू टू स्टे। इनफैक्ट कुछ चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं, जो ईरान सऊदी अरेबिया के बीच में तनाव हैं, हो सकता है इस वॉर के बाद उन दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाए कि भैया हमको साथ रहना है, क्योंकि यूएस ने तो बोला था हम सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको, गारंटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी उनकी तो खत्म होने लगी, वो तो फेल हो गई एक किस्म से। सो एक्सपोज्ड हो सकती है। तो डिज़ाइन कुछ करके चले, मुझे लगता है ज़्यादा ये पैशंस का
somebody, some ruler की emotional sort of thinking का उसका ज़्यादा रीज़न रहता है बजाय कि कोई very planned, analyzed, executed kind of thing. इसीलिए ज़्यादातर wars end up without the originator achieving the objective. हाँ एक बात बताइए सर, चाइना सब कुछ बनाता है, अमेरिका पैसे कंट्रोल करता है, रशिया ऑयल कंट्रोल करता है, ईरान के पास स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं जिसके थ्रू वो पैसेज को कंट्रोल करते हैं, इंडिया के पास क्या है? देखिए इंडिया के पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो इसके लोग हैं, इसके पीपल हैं, इसका टैलेंट है. दैट इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट स्ट्रेंथ. आज आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में पिछले 25 साल से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सर्विसेज में हिंदुस्तानी सारी दुनिया में छाए हैं. कितने सारी अमेरिकन फॉर्च्यून 500 कंपनीज के CEO या सेकंड इन कमांड इंडियंस हैं. कितनी सारी जो IT और आज के दिन चाहे सेमीकंडक्टर्स हों, चाहे AI हों, इनके ऊपर इंडियंस काम कर रहे हैं और इंडियंस इन्वॉल्व हैं. सो अगर मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें, हम गुड्स कोई ऐसी चीज़ नहीं प्रोड्यूस करते हाँ. जिस पे दुनिया डिपेंडेंट हो, क्योंकि हम ना तो बहुत इनोवेशन सावी हैं, ना हमारे पास हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल या कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जिस पे दुनिया की डिपेंडेंस हो, राइट. और ना ही हमारी इवन रिसोर्स सप्लाई, जैसे हमने ईरान, मिडल ईस्ट वगैरह की बात की या रशिया की बात की, ये रिसोर्स बेस्ड हैं. तो ऐसा कोई रिसोर्स हमारे पास नहीं है कि जिस पे बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की डिपेंडेंस हो. बट जो हमारे पीपल हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारा टैलेंट है, वो ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. आपने इस बार नोट किया होगा कि ये 2025-26 पहला साल होगा जिसमें हमारे सर्विसेज के एक्सपोर्ट गुड्स के एक्सपोर्ट से बढ़ेंगे, राइट. ये सर्विसेज के एक्सपोर्ट गुड्स के एक्सपोर्ट के 25-30% भी नहीं हुआ करते थे 15-20 साल पहले. तो ये सारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ से आता है? वो हमारे इंडियन टैलेंट से आता है. आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि हमारे जो रेमिटेंसेज हैं बाकी दुनिया से जो आते हैं, वो अब करीब 125-130 बिलियन डॉलर जो हमारे FDI से डबल हैं, राइट. जो ग्रॉस FDI, नेट FDI में तो आजकल हम लोग ज़ीरो की तरफ चले जा रहे हैं, लेकिन ग्रॉस FDI से भी डबल है. तो हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट और हमारी रेमिटेंसेस का ओरिजिनल स्ट्रेंथ सोर्स क्या है? यूथ, हमारे पीपल, यूथ. बाकी सर AI के आने की वजह से ये जो सर्विस सेक्टर है सबसे ज़्यादा डिसरप्ट हो रहा है. बट टेक इट फ्रॉम मी कि AI इज ऑल्सो ह्यूमन कंट्रोल्ड. कौन AI निकाल रहा है? AI इज नॉट एन ऑटोनमस पावर. AI इज पावर generated, developed by some humans. So humans will use the AI, or AI would be very effective in sort of improving the standards and quality of services, right. You would have better services with the use of artificial intelligence by the people. अगर हम if we get our act right, कि जो हम सर्विसेज दुनिया की सर्विसिंग इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जाएगी. अमेरिकन इकोनॉमी आज 80% सर्विसेज है, हमारी इकोनॉमी 50-55% सर्विसेज हैं. आने वाले समय में दुनिया की जो सर्विसेज इकोनॉमी है वो और बढ़ेगी. तो सर्विसेज वुड बी द की वेल्थ एंड इनकम क्रिएट, नॉट द प्रोडक्ट्स. अब आप मतलब हम कैसे भूल जाते हैं, एग्रीकल्चर 100 साल पहले दुनिया के GDP का तकरीबन 25-30% हुआ करता, राइट. आज दुनिया की GDP का 2% भी नहीं है एग्रीकल्चर. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कुछ साल पहले तक दुनिया का 40-45% GDP हुआ करता था. आज के दिन घट के 25-30% हो रहा है. अगले 15-20-25 साल में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो घट के 10%-15% पे आ जाएगा. सर्विसेज इज दी वे. तो सर्विसेज तो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और AI अपने आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, कोई ना कोई उसको कंट्रोल करके सर्विस प्रोवाइड करेगा. और अगर आपको यूज़ करके बेटर प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, अगर हम अपना ये एक्ट, अगर हमारी जो सारी सर्विस इंडस्ट्री है और जो हमारा सारा टैलेंट है वो बहुत अच्छी तरह से AI को इस्तेमाल करते हुए
हमारी सर्विसेज के स्टैंडर्ड और वैल्यू को बढ़ा सकता है, तो वी विल बी अ विनर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसी में। सो इन माय बिजनेस कुछ हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो पहले दे वर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। ओके, क्या मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो हम सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हम बनाते थे, उसमें अगर हमें पता है कि अगर वो 100-200 ह्यूमंस की कैपेसिटी नहीं लगाएंगे तब तक वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, मेंटेन नहीं हो सकता, स्केल नहीं हो सकता। सो हम रिलक्टेंट थे कि हम उसको बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी शुरू से टेक की स्ट्रेंथ रही है कि हम टेक बनाएंगे और टेक के थ्रू ही स्केल करने की कोशिश करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। दैट हैज़ बीन आवर परसेप्शन बिकॉज ऑफ द AI कैपेबिलिटीज़। अब वो प्रोडक्ट जो पहले अचीवेबल नहीं थे, वो प्रोडक्ट्स हमने बना लिए हैं, राइट। और उसको जो 200 लोग चाहिए थे, अब वो एक भी नहीं चाहिए उसको बनाने के लिए। एंड वी आर एबल टू, इनफैक्ट वी जस्ट गॉट फ्यू एंटरप्राइज कस्टमर्स उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी ऑन बोर्ड कर लिए हैं। अब वरी यहाँ पे ये है कि जिस चीज़ के लिए 200 लोगों की ज़रूरत थी, अब उसके लिए 200 लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो ज़ीरो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ या नीड डेली यूसेज के बिना ही वो हो पा रहा है। लेकिन पॉजिटिव साइड उसकी ये है कि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, करेक्ट, इकोनॉमी में कुछ भी उसका इम्पैक्ट ही नहीं था, मतलब प्रोडक्ट है ही नहीं तो कुछ भी नहीं है, मुझे भी पैसा नहीं मिल रहा, मेरे बिजनेस को भी पैसा नहीं मिल रहा, ट्रेड नहीं हो रहा एक एंटरप्राइज से दूसरे SME को, वो इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन होना है GDP का, वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। जो पैसा वो हमें देंगे, हम जो उसको फर्दर स्पेंड करेंगे, सैलरीज में करेंगे, मे बी अपने रिसोर्सेज को अपग्रेडेशन में करेंगे, या मैं मे बी पैसा कमा के कुछ नई चीज़ खरीद लूँगा, या मेरा बिजनेस एक्सपैंड कर लूँगा, R&D में स्पेंड कर दूंगा, वो चीज़ें डेफिनेटली इंप्रूव होंगी, वो चीज़ें डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। बट अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ ओनली प्योरली फ्रॉम द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, वो एलिमिनेट हो गया है। लेट अस टेक इट, वेरी इंटरेस्टिंग, आप बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल। हाँ, 200-250 साल पहले तक दुनिया के 80% लोग एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों में लगे रहते थे, राइट। आज दुनिया के 5% लोग लगे रहते हैं, और जो 200-250 साल पहले पैदा करते थे एग्रीकल्चर, उसका 10 गुना पैदा करते हैं आज के दिन, राइट। सो एग्रीकल्चर से वैल्यू क्रिएशन कम नहीं हुआ, आदमी कम इस्तेमाल होने लगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और आदमी फ्री हुए उस काम को करने से, राइट। कंज्यूमर, बतौर कंज्यूमर आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ, राइट। इसी तरह से आप पिछले 150 साल का अगर इतिहास देखेंगे, तो जो इंडस्ट्री में ऑटोमेशन हुआ है, उससे लेबर, आदमी के पास 2 ही चीज़ें हैं प्रोडक्टिव फोर्सेस, एक तो लेबर है और दूसरी इंटेलिजेंस है, तीसरी कोई चीज़ नहीं है उसके पास, राइट। सो लेबर का सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री में खूब हुआ, राइट, फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम थिंग। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें और प्रोड्यूस करने लग गए, तो जो सब्स्टिट्यूटेड लेबर है वो और दूसरी चीज़ों में काम में आने लगी। तो अगर प्रोपोर्शन के हिसाब से देखें तो इंडस्ट्री में आज 50 साल से कम लोग इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, लेकिन नंबर के हिसाब से देखेंगे तो आज भी इंडस्ट्री में ज़्यादा हैं 50 साल से पहले, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें और प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी जो थी नहीं। 100 साल पहले कार्स नहीं होती थी, 100 साल पहले ये सब नहीं होते थे, 100 साल पहले 50 साल पहले भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। इतनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस होने लगी हैं कि आपकी कुछ सब्स्टिट्यूटेड लेबर जो है वो उधर चली जाती है। फिर इन सब के साथ क्या होता है कि आप नई नई सर्विसेज एक्सपांड होती हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स नहीं थे, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं थी 100-150 साल पहले, राइट। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 25 साल पहले हिंदुस्तान में कितने लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते थे, आज बैंकों में 20 लाख लोग काम करते हैं, 2 करोड़ लोग काम करते हैं, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिलियंस लोग काम करते हैं यहाँ पे, 25 साल पहले नहीं करते थे, राइट। सो बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप होती हैं। आप देखिएगा कि जो AI जब आ जा रही है, जो वो इंटेलिजेंस को सब्स्टिट्यूट करती है। प्रोग्रामिंग के लिए पहले आपको जितने आदमी चाहिए वो अब नहीं चाहिए, क्योंकि AI आपका बहुत सारा काम कर देती है। बहुत सारी चीज़ें और जो पहले आदमी करते थे वो अब आदमी की ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए, राइट। तो वो सब्स्टिट्यूट होंगे, रिप्लेस होंगे जो एग्जिस्टिंग वर्क करते हैं। बट AI के यूज़ करते हुए आप इतनी सारी चीज़ें और करने की स्थिति में आ जाएंगे जो आप पहले नहीं करते थे। जस्ट इमेजिन एक चीज़, हमारी नदियाँ, लेक्स गंदी हैं, हम क्लीन नहीं कर पाते, हमारे सिटीज़ वगैरह सब खराब से हैं।
अगर हम ऐसी मशीनें बनाएं AI का यूज़ करते हुए कि वो जो इन चीज़ों को जाके क्लीन करें, उनको कोई कंट्रोल करेगा, उनको कोई रन करेगा, उनको कोई मैनेज करेगा, उनको कोई डिज़ाइन करेगा, उनको कोई प्रोड्यूस करेगा, राइट? तो आपका बहुत कुछ सब्सटीट्यूट होते चल जाए। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज। अब मैं आपने मेरी किताब यहाँ रखी हुई है, ठीक है? अगर आप आज देखें तो किताब लिखने वालों की बहुत संख्या बढ़ गई है। कितने लोग किताबें लिखने लगे हैं। आज अगर आप देखें तो ट्रैवल सर्विसेज बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, दुनिया घूम रही है, राइट? और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैवल एक्सपीरियंस को और फैसिलिटेट करते हैं। आप पर्सनल सर्विसेज में देखिए, पर्सनल सर्विसेज बेटर डिलीवर होती हैं बाय द पीपल इक्विप्ड विद दीज एबिलिटीज, राइट? इतना इमेंस पोटेंशियल है फॉर न्यू सर्विसेज के लिए। स्पोर्ट्स आज एकदम एम्प्लॉय करने लगा है लोगों को, राइट? बिकॉज जो स्पेयर हो रहा है वो नई चीज़ें में, एंटरटेनमेंट में। हम यहाँ इस म्यूजिक इसमें लाफ्टर क्लब में बैठे हुए हैं, तो कितने लोग अब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, करेक्ट, राइट? ये सारे लोग 15-20 साल पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ये दे वुड बी स्पेयर टू डू समथिंग एल्स, राइट, राइट? इसी तरह से नई चीज़ें एक्सपांड होंगी, सर्विसेज एक्सपांड होंगी कि जो घटेगी एग्जिस्टिंग एब्जॉर्ब। हमारी एक फैलेसी है आदमी की, वो जब देखता है कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ वो कर रहा है आज, वो ऑटोमेशन से हो या उसको AI से हो, उसके लिए एग्जिस्टिंग जितने आदमी उसमें एम्प्लॉय होते हैं उससे कम आदमी चाहिए, तो वो परेशान होने लगता है। उसकी सोच एग्जिस्टिंग से इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है कि उसको लगता है तो नुकसान हो रहा है। वो ये नहीं देखता कि इससे क्या क्या चीज़ें और बन सकती हैं, नया होगा क्या नहीं होगा, राइट? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत सारा जो लोगों में डर है वो उनको रीस्किलिंग करेंगे, अपने आप को रीडिज़ाइन करेंगे और उसके बाद वो नई चीज़ों में एब्जॉर्ब। तो इंडिया के यूथ को डरना चाहिए आज? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, हाँ। बिल्कुल नहीं। और दो और चीज़ें हैं जो ट्रेंड इसको डिफाइन करेंगे। देखिए, आधा दुनिया जो आज के दिन है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई, राइट? हमारे देश में भी सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो गया, राइट? सो दिस टेल्स यू कि फ्यूचर में जो लेबर अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। तो जितनी लेबर हमें ज़रूरत आज के दिन है, अगर उनमें से कुछ रिप्लेस हो गए तो उतने लेबर की भविष्य में हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, राइट? तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? और दूसरा जो चेंज दुनिया करेगी मेरी नज़र में वो ये है कि आप एक बात को मान के चलिए कि चाहे ऑटोमेशन हो और चाहे AI की मेन स्ट्रीमिंग हो, इससे कुल मिला के जो दुनिया में प्रोडक्शन होता है और वैल्यू क्रिएशन होता है वो कम नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा, राइट? तो अगर आपकी GDP और आपका प्रोडक्शन जो है, आपकी वैल्यू क्रिएशन है, वो आपका पहले से ज़्यादा है, तो एज ए होल कुल मिला के तो हम प्रॉस्परस है ना, राइट? सो ये हो सकता है कि उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा कि कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा और कुछ लोग जो लेबर प्रोवाइड करते थे, चाहे इंटेलिजेंस लेबर प्रोवाइड, अकाउंटिंग की सर्विस कर रहा है, या डेटा बना रहा है, या प्रोग्राम लिख रहा है, या चीज़ों के प्रोडक्शन करने में अपना लेबर दे रहा है, तो वो लेबर कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, लेकिन वैल्यू कम नहीं हो रही है, पाई बढ़ रहा है, पाई बढ़ रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? जिसके पास वो ज़्यादा वेल्थ आ रही है, ज़्यादा इनकम आ रही है, उससे सरकारों को टैक्स लेना चाहिए, और उन लोगों को जो अब लेबर नहीं जा, उनको आप दूसरी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप 200 साल पहले बात कर रहे होते मुझसे, तो 200 साल पहले स्कूल्स थे क्या? कॉलेज थे क्या? पढ़ते थे क्या बच्चे 25 साल तक, 20 साल तक, राइट? लेकिन दुनिया ने डिसाइड किया कि भाई नई इकोनॉमी के लिए, नई इंडस्ट्रियल इनके साथ में आप बच्चों को प्रोडक्शन से हटा दीजिए, राइट? और ये तय हुआ कि 14 साल से कम के बच्चे, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1948 में तय हुआ था कि 14 साल से कम के बच्चों को तो दुनिया में कहीं एम्प्लॉय नहीं करें, कोई लेबर नहीं करें, इलीगल कर दिया। उनको पढ़ाइए, उनको खेलने दीजिए, उनको ये करिए। अगर आप आज ये कहें कि भाई 20 साल से पहले कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ये उनका खाने खेलने का टाइम है, राइट? क्योंकि हमारे पास वेल्थ तो पूरी है और कंजम्पशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप
एक सेक्शन को आप एम्प्लॉयमेंट मार्केट से हटा दीजिए। हाँ, दूसरा, आप अगर ये सोचेंगे भाई 50 साल से ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं, जो पहले 60 है अभी, जो अभी 60 है, राइट, तो आप एक और वो ग्रुप बढ़ रहा है कि भाई ठीक है, हमारे पास इनफ है, आपको पेंशन भी मिलेगी, आपको ये भी मिल रहा है, आप तो मस्त रहिए, घूमिए फिरिए, एंटरटेन करिए अपने आप को, और क्रिएटिव कुछ करना चाहे तो नितिन बजाज का क्रिएटिव पॉडकास्ट सुनिए। ये नितिन बजाज का पॉडकास्ट सुनिए, ठीक है। सो आप उधर से इफेक्टिवली लेबर कम कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई 5 दिन काम करने की ज़रूरत नहीं है, 3 दिन में ही आप उतना अर्न कर सकते हैं जितना आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। आपको 3 दिन में उतना मिल जाएगा तो हम ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर पाएंगे प्रोपोर्शनली, लेकिन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और सो इन सब के माध्यम से आप इकोनॉमी को में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज करके कुल मिला के सबकी हैप्पीनेस। आज मैं देखता हूँ कि जो लोग रिटायर होते हैं वो खुश हैं, क्योंकि उनके पास पॉडकास्ट देखने का, ट्रैवल करने का, पिलग्रिमेज में जाने का, दोस्तों से बात करने का, सोशल, ये बहुत बढ़िया उनके पास। तो सवाल ये है, या परेशानी तब होनी चाहिए जब आपका टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, राइट, ना कि लोग एम्प्लॉयबल और एम्प्लॉयमेंट पाएंगे या नहीं। एम्प्लॉयमेंट पाना प्रॉब्लम नहीं है, वेल्थ क्रिएशन प्रॉब्लम है। अगर वो है इंटैक्ट, आपकी जीडीपी इंटैक्ट है, आपकी ग्रो हो रही है, हाँ। सो आप को ये, मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ कि देखिए सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स क्या है? सन है। वो हमें इतनी एनर्जी देता है, उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई लेबर लगती है क्या? नहीं। कितने लोग इसमें लगते हैं? सो इमेजिन कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि एग्रीकल्चर भी अपने आप हो रही है, मशीनें कर रही हैं, इंडस्ट्री भी मशीनें कर रही हैं, राइट, और सर्विसेज तो पर्सनल हैं, बहुत सारी सर्विसेज को आप ऑटोमेट नहीं कर सकते, राइट, आपको वो ऑटोमेशन संभव नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग लगे रहेंगे। और फिर उसके बाद जो भी बचे इन्हें डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन सिनेरियो, तो उनको आप इस तरह से एम्प्लॉयमेंट मार्केट से बाहर खुश रहने के साधन दे दीजिए, बात खत्म। परेशानी क्या है? आपने अपनी बुक में ना इंडियाज़ $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये डेंटेड की भी बात की है। मुझे एक बात बताओ कि डेंटेड क्यों? हाँ, डेंटेड देखिए, अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपको 8-10% से ग्रो करना है, और अगर आपकी ग्रोथ 8-10% नहीं होती, कम होती है, तो एक तरह से डेंटेड हो जाती है। तो जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी एम्बिशन है, जो आपका प्लान है, अगर उस हिसाब से आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, थोड़ा झटका तो लगा ना, वही डेंटेड है, राइट। सो हम अभी भी देखिए एक गरीब देश हैं, हमें ये स्वीकार करना चाहिए, राइट। हमारी इकोनॉमी कितनी है? $4 ट्रिलियन से नीचे। अब ग्लोबल कंपैरिजन करेंगे तो ग्लोबल डॉलर में बात करेंगे, जो एक जिसमें सभी की, राइट। तो 4 ट्रिलियन। हमारी पॉपुलेशन कितनी है? हमारी पॉपुलेशन 145 करोड़ से 1.45 बिलियन, 1.5 बिलियन के आसपास पहुंचने वाली है। उसमें हमारा अचीवमेंट है, हम दुनिया के सबसे अनक्वेश्चन बादशाह बन गए हैं, राइट। बट उस बादशाहियत का एक नुकसान ये है कि अगर आपकी पर कैपिटा इनकम, टोटल साइज ऑफ इकोनॉमी कुछ भी हो, फॉर द पीपल, तो उनके हाथ में जो आमदनी आती है वही, या उनका जो प्रोडक्ट का हिस्सा उनको जो मिलता है वही मैटर करता है। तो अगर हम $2,500 की पर कैपिटा इनकम पे रहते हैं, जबकि दूसरी दुनिया ऑन एन एवरेज आज $15,000 पे $10,000 पे रहती है, चाइना भी $12,000-13,000 पे रहता है, अमेरिका $80,000 पे रहता है। सो उनके मुकाबले तो हम कमज़ोर हैं ना, हमारी ज़रूरतें हम नहीं कर पाते पूरी। तो हम बार बार क्यों बोलते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई? तो वो क्यों तो इस चीज़ को बोस्ट करते हैं हम बहुत ज़्यादा? ये प्रॉब्लम है, बोस्ट करना उचित नहीं है, बट एम्बिशियस बनना उचित है। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये घोषणा हुई थी 2019 के बजट में, 19-20 के बजट में, कि हम अगले 5 साल में, 6 साल में, 2024-25 तक 6 साल में, उस समय हम थे $2.7 ट्रिलियन पे, कि करीब हम 5 ट्रिलियन पे 5-6 साल में पहुंच जाएंगे। ये मुश्किल नहीं है। इट रिक्वायर्ड कि भाई 11-12% में डॉलर में अगर ग्रोथ आपकी हो, तो आप इस तरह से, उसके 10 साल पहले 2004 से 2014 तक हम लोग 11-12% डॉलर पे ग्रो हुए थे। तो ऐसा नहीं था कि हमने जो किया था
जो किया था उससे भाई बहुत कुछ हम एम्बिशियस बात कर रहे हैं, राइट। तो आप अगर 11-12% 13% पे ग्रो करें 6 साल के लिए, तो आप 270 से 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। तो इट वॉज एन अचीवेबल गोल। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज़ अपनाई, जो निर्णय लिए गए, उससे स्थिति कमज़ोर हो गई, राइट। आज हम 25-26 में बैठे हैं, राइट। 2019 से आज 7 साल हो गए, 2024-25 को गए हुए भी 2 साल हो गए, राइट। हमारी इकोनॉमी इस साल 3.8 ट्रिलियन डॉलर बनेगी, क्योंकि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत गिर गया है। इंक्रीज़ भी हमारी जो है वो नॉमिनल जीडीपी वो कम, रिलेटिवली कम हुई। डॉलर में छोड़िए, हम 11% रुपये में ही नहीं ग्रो किए, राइट। तो ना 11% रुपये में ग्रो किए और रुपये डॉलर के मुकाबले गिरता चला गया रिलेटिवली। तो रिज़ल्ट ये है कि 2.7 से 3.8 7 साल में पहुँचे, राइट। तो ये बैड मैनेजमेंट का नतीजा है। और जो हम डॉलर के मुकाबले हमारी जो रुपये गिरती है, उसके पीछे कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। उसके पीछे हमारी जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ हमारी होनी चाहिए इकोनॉमी की, उसकी रिलेटिव वीकनेस है। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया था, डेंटेड। बट डेंटेड डजंट मीन कि आप इसको डेंट को हटा नहीं सकते। हम पहुंच सकते हैं 10 ट्रिलियन पे, एंड ऑफ कोर्स पहुंचेंगे, बट ये हम नहीं जानते कितने टाइम पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे। अगर कोविड के टाइम में आप ये निर्णय ले लेते हैं कि भाई सब कुछ बंद कर दीजिए, लॉकडाउन कर दीजिए, तो आपकी तो ठप हो जाएगी इकोनॉमी। अगर आप आज के दिन, अब इस साल बड़ा अजीब सी स्थिति है कि हम इतना डिप्रिसिएशन हो रहा है रुपये का डॉलर के मुकाबले, जबकि बाकी दुनिया में डॉलर के मुकाबले उनकी करेंसीज का में वृद्धि हुई है, राइट। डॉलर वीक हो रहा है, बट हम डॉलर के मुकाबले भी वीक हो रहे हैं, राइट। तो उसके फंडामेंटल रीजंस हैं। हमारी कैपिटल अकाउंट में FDI कम आ रही है, FPIs वापस चले जा रहे हैं हमारे। ये सब क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि उनको लगता नहीं है कि बहुत सारी स्ट्रेंथ है, इंडिया ग्रो कर रही है। एग्जैक्टली। अदरवाइज तो क्यों नहीं आएंगे वो, आप पहले भी तो आते थे। करेक्ट। सो अगर हम उन सब कारणों को दूर करें जिनके कारण से हमारी जो परसेप्शन है कि भाई हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहे, और फैक्ट है जो हमारे डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर उसको दुरुस्त कर देंगे तो हम वापस से पाथ पे आ जाएंगे। अगर दुरुस्त नहीं करेंगे तो बातें करते रहेंगे, अगर बोस्ट करते हैं तो फिर और नुकसान की बात। इस पे ना एक फेमस मोमेंट था जो वायरल हुआ था। आई थिंक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैम से किसी ने सवाल पूछा कि रुपये वीक हो रहा है इतना क्या है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रुपये वीक नहीं हो रहा, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। करेक्ट। तो और लोगों ने घूम फिर के वही बोला, तो बात तो वही है। अब आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या होती है इस चीज़ की। देखिए, डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट एक प्राइस है। हाँ, रुपए की डॉलर के मुकाबले प्राइस में दोनों पक्ष हैं, राइट। आप संतरा खरीदने गए बाज़ार में, राइट, तो संतरे की प्राइस जो तय हो रही है वो संतरे और रुपए के बीच में। अगर संतरे की प्राइस, या गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड बढ़ रहा है वैल्यू में, तो गोल्ड रुपए में रुपए गिर रहा है। तो ये एक ही चीज़ के, ये कॉइन के दो हिस्से हैं, दे आर नॉट सेपरेट। एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा गिरेगा तो एक बढ़ेगा। तो ये कोई कहे कि नहीं हम नहीं गिर रहे, वो उठ रहा है, दिस इज नॉनसेंस, दिस मेक नो सेंस। इट इज प्राइस ऑफ द टू थिंग्स, तो इट्स इनहेरेंट, राइट। या तो वो सेम लेवल पे रहेंगी प्राइसेस कि भाई हमारी एक्सचेंज रेट सेम है, या एक घटेगा और दूसरा बढ़ेगा, या दूसरा घटेगा और पहला बढ़ेगा, राइट। सो ये तीनों रिलेशनशिप एक ही ट्रांजैक्शन के हिस्से होते हैं, बजाय कि ये कोई, आई डोंट थिंक ये स्मार्टनेस भी है। तो दैट इज वाई ऐसी जब चीज़ें कही जाती हैं तो वो जोक्स बन जाती हैं। अगर आपको आज फाइनेंस मिनिस्टर बना दे क्या है, तो आप कोई ऐसी मेजर 3 चीज़ें करेंगे इमीडिएटली जिससे आपको लगता है कि हम 10 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच सकते हैं? देखिए, मेरा इंटरेस्ट नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर बनने में, बट मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि क्या चीज़ है जिससे देश वापस से तो मेजर 3 बताना मुझे, टॉप के। करेक्ट। तो एक चीज़ तो मेरी नज़र में जो आती है कि देखिए, फ्यूचर इकोनॉमी न्यू इकोनॉमी है, उसमें न्यू इकोनॉमी में 2-3 चीज़ें क्रिटिकल हैं।
एक तो आप एनर्जी ट्रांजिशन को आप मास्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सोलर प्रोडक्शन, विंड प्रोडक्शन, हाइड्रोजन, जियोथर्मल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो उसके लिए क्या आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं, और अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कर सकते तो आप उसको ट्रांजिशन तो करिए, ट्रांजिशन को मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर्स है, एआई बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम है, राइट, इनको आप कैसे एडवांसमेंट करते हैं। तो ये जो न्यू फ्यूचर इकोनॉमी, डिजिटल प्लस एनवायरमेंटल, इसको आप कितना मास्टर कर सकते हैं और कितना ट्रांजिशन इफेक्टिवली कर सकते हैं, एक तो इस बात पर निर्भर करें। हम कमज़ोर हैं, हमारे पास इन चीज़ों की टेक्नोलॉजी नहीं है, और हम को ये बहुत ज़रूरी है कि फिर हम उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करें जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। चाइना फॉर एग्जांपल लिटरली ओन करता है इस स्पेस को आजकल, स्पेशली दी एनर्जी। उन्होंने तो सन पे भी आर्टिफिशियल सन तक वो किया तो टेस्ट। जब तक हम चाइना के साथ बिजनेस नहीं करना शुरू करेंगे इन चीज़ों के लिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक तो ये नई इकोनॉमी को हम सही पकड़ पाते हैं या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, हमारी स्ट्रेंथ, जैसे मैंने पहले कहा, सर्विसेज है। तो सर्विसेज को मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ आजकल, स्टेप्स, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट एंड पर्सनल सर्विसेज, स्टेप्स। ये वो सर्विसेज का वो सेगमेंट है जो फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आएगा, राइट, और इसमें हम महारत हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम इस एरिया को में हमारा टैलेंट नज करके, हमारी तैयारी करके इस एरिया को, अब ट्रैवल में देखिए कितना हमारा पोटेंशियल है हिंदुस्तान का, हम उसका 2% भी इस्तेमाल नहीं करते, राइट। पर्सनल सर्विसेज में हमारा बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, एजुकेशन में, हेल्थ में, पैरामेडिक्स में, टीचिंग में, इनमें दुनिया भर का, यहाँ पे भी एजुकेशन, बाहर जाके भी, वो सब हम पोटेंशियल अभी भी। स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव काम में लगाने का, राइट। सो इसको हम एंटरटेनमेंट, चाहे आपके लाफ्टर क्लब्स हो या गेमिंग हो या पॉडकास्ट हो, या और ये दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बिजनेस, राइट। सो इसको हम, स्टेप्स को हम बहुत अच्छी तरह से गति दे के हमारा सर्विसेज का बिजनेस बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। और लास्टली तीसरा, क्योंकि आपने 3 कहा, हमारी जो लिगेसी मैनेजमेंट है वो बड़ा अनप्रोडक्टिव है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में हमने इतनी सब्सिडीज़ दे रखी हैं, इतना इनएफिशिएंटली हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं कि उसके बावजूद हमारा एग्रीकल्चर जो है वो हमारा जो फार्मर है, जहाँ पे वो ट्रैप्ड हैं 45% हमारे वर्कर्स, वो लो इनकम में फंसे हुए हैं। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके इसको कमर्शलाइज नहीं करते एंड हमारी जो इतनी जो ट्रैप्ड लेबर फोर्स है उसको बाहर नहीं निकालते हैं, तो ना तो हम सरकार की फाइनेंसेस को ठीक कर सकते हैं और ना ये जितना ज़बरदस्त इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको अनलीश कर सकते हैं। सो अगर आप 3 ही चीज़ पूछते हैं तो एक तो न्यू इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी ट्रांजिशन, स्टेप्स सर्विसेज, और ट्रांजिशन और लिगेसी बिजनेसेस। उसमें एमएसएमई भी आप जोड़ सकते हैं। ये बहुत सारी इनएफिशिएंसी है एमएसएमई में, उसको हम ग्लैमराइज करते हैं। सो एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई इसको ट्रांसफॉर्म करके बहुत एफिशिएंट बनाना। सो आई वुड सजेस्ट दीज 3 थिंग्स। आपसे कुछ लास्ट 1-2 सवाल पूछूंगा मैं। आपने एक और बुक भी लिखी है, नो मिनिस्टर, राइट? यस। काफ़ी डिटेल में आपने उसमें बताया कि आपने कैसे फाइनेंस मिनिस्टर को उस टाइम पे नो बोला था, और उसके बारे में ही है, पॉलिसीज़ के बारे में बुक है और क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके। तो कुछ बताना चाहोगे एग्जैक्टली क्या, किस बात पे वो नो बोला गया था? बात नो बोलने की नहीं है, एक्चुअली आप पढ़िएगा इस किताब को, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जब आप पब्लिक पॉलिसी बना रहे होते हैं
या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कैपेसिटी में, आप मिनिस्टर के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी, जिस भी रूप में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत सारे स्थितियों में तो ये बड़ा स्पष्ट रहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट दो चीज़ें हैं मेनली पॉलिसी डिसाइड करने में, दोनों कन्वर्ज कर जाती हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो उस स्थिति में आपको कोई परेशानी नहीं होती आप उस डिसीजन को आगे बढ़ाने में। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के मुकाबले हावी होने की कोशिश करता है, जानबूझ के या अनजाने में, समझ से या नासमझी का, किसी भी कारण से। तो उस समय सिविल सर्वेंट का ये कर्तव्य बनता है मेरी नज़र में कि कोशिश करे कि वो पॉलिसी डिसीजन इस रूप में हो कि पब्लिक इंटरेस्ट ज़रूर सर्व करे। पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी सर्व कर सकता है तो बहुत ही बढ़िया, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना भी सर्व करे तो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में आपको अपना जितनी भी आप में मादा है, समझ है, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पॉलिटिकल सिस्टम, फाइनल डिसीजन मेकिंग तो वहाँ है, उसको तैयार करें कि साहब इस रास्ते मत जाइए, ये सही नहीं है, ये इसकी जगह ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप क्रिएटिवली सोचिए, कंस्ट्रक्टिवली सोचिए और बताइए कि ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। उस किताब में आपको ऐसे दसियों इंस्टेंसेस मिलेंगे जहाँ पे मैंने अपनी सर्विस कैरियर में पॉलिटिशियन को परसुएड किया कि ये रास्ते पे मत जाइए, इसकी बजाय ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो वो ठीक है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी बनती है कि आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो करना आपको चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको फिर एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है कि ये जो निर्णय हुआ जो पब्लिक इंटरेस्ट में तो नहीं है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ज़्यादा है, क्या ये बहुत कॉन्सिक्वेंशल है, क्या ये भाई आप 10 चीज़ें कर रहे हैं, उसमें से एक आधी चीज़ के रूप में कमज़ोर भी चीज़ चल जाती है, पूरा पैकेज तो फिर भी ठीक है, तो आप यू कैन लिव विद इट, राइट। बट अगर ऐसी स्थिति हो कि आपको लगे कि ये तो इतना कॉन्सिक्वेंशल है कि इससे जो अच्छा किया कराया वो सारा बराबर हो जा रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्विट कर देना चाहिए। मेरे पास एक, अब मैं आपसे ना कुछ 5 या 10 सवाल पूछूंगा, बट आपको वन वर्ड आंसर देना फटाफट से, रैपिड फायर राउंड है। हाँ ठीक है, वन वर्ड आंसर देना आपको बस। बड़ा मुश्किल होता है वन वर्ड बट आपको देना वन वर्ड ही है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, फटाफट से इसको एक मतलब 30 सेकंड में खत्म कर देंगे हम इसको, ठीक है। हाँ बट आई कैन से नो, कोशिश करना अगर दे पाओ तो। हाँ क्योंकि वन वर्ड में अगर अप्रोप्रिएट मैसेजिंग नहीं हो रही तो फिर नो कहना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी के लिए अगर आपको एक वर्ड बोलना हो अभी, ह्यूज पोटेंशियल। ट्रम्प गुड फॉर इंडिया या बैड फॉर इंडिया? नीदर गुड नॉर बैड। ओके। डॉलर एट 80 rupees पॉसिबल इन नेक्स्ट 5 years? नो। ओके। रिसेशन इन इंडिया पॉसिबल या इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड? मनमोहन सिंह। क्रिप्टोकरेंसी फ्यूचर ऑफ मनी या स्कैम? फ्यूचर। AI will take jobs, excited or worried? Excited. Because not taking jobs. I don't think jobs. Okay. On the whole. Okay. Stock market bubble या real growth? Currently, हाँ. there is no growth. India in 2047, superpower or still developing? As things are going, no chance of superpower. Great, thank you. Thank you. Thank you so much ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।